दृशा और दीपक का रिश्ता आज कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका था। दोनों ही अपने तलाक के लिए कटघरे में आमने सामने खड़े थे। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जो ये दूरियां आ गई? क्या इनके रिश्ते में बस इतना ही विश्वास था जो आज ये कोर्ट की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था? दोनों के परिवार वाले बेबसी से इन दोनों को देख रहे थे और कर भी क्या सकते थे। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, जिसकी वजह से उनके घर वाले भी शांत हो चुके थे। समझाना उनका फर्ज था, समझना या ना समझना उनके ऊपर ही निर्भर था। दृशा और दीपक की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर उनकी ये शादीशुदा जिंदगी सिर्फ 5 साल ही चल पाई। वही सभी उस दिन को याद कर रहे थे जिस दिन दृशा की शादी पक्की हुई थी। दृशा अपने घर में सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने के कारण वो घर में सबसे ज़्यादा लाडली थी। उसके एक बड़े भाई थे और फिर दूसरे नंबर पर उसकी बड़ी बहन, उसके बाद सबसे छोटी दृशा थी। दृशा का परिवार अमीर नहीं था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उसके पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, पर इन सब के बावजूद उनका घर का खर्चा आराम से चलता था। दृशा के माता पिता ने अपने तीनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी थी। दृशा बचपन में बहुत शरारती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब उसने कोई शरारत ना की हो। घर में रौनक भी बच्चों से ही होती है और उनके घर की रौनक दृशा थी। छोटे में तीनों भाई बहन आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे, पर इन तीनों में प्यार भी बहुत था। अगर एक बीमार होता तो बाकी दोनों उसकी देखभाल करते। आपस में भले ही लड़ ले, पर जल्दी एक भी हो जाते थे। यही तो प्यार होता है भाई बहन का। दृशा के माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। उन्हें हर हाल में एडजस्ट करना सिखाया था, हर मुसीबत का डटकर सामना करना सिखाया था। आज बड़ा भाई इंजीनियर थे और बड़ी बहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। भाई की शादी के बाद घर में एक भाभी भी आ गई थी, जिनके साथ सभी खुश रहते थे। कुछ सालों में बहन की भी शादी हो गई और वो भी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। फिर वहीं अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं होता। यही दृशा के परिवार के साथ हुआ था। इनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब इनके पापा की दुकान ठप हो गई थी। घर में आमदनी भी सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। उस समय दृशा का भाई अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उस समय दृशा की बड़ी बहन अपनी ग्रेजुएशन की आखिरी साल में थी। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वही उसकी मम्मी ने घर के काम करने के बाद जो समय बचता उसमें कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए, जिससे घर में आमदनी होने लगी। धीरे धीरे हालात सही होने लगे और उनके पापा का काम फिर से चल पड़ा। तब तक भाई आगे की पढ़ाई करने लगे थे। कई बार उनके भाई ने भी सोचा कि अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और अपने पापा का हाथ बटाऊं, पर सभी के समझाने पर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर पढ़ाई पूरी करके अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। बड़ी बहन कंपनी में जॉब करने लगी थी तो दृशा एक फैशन डिजाइनर बन गई थी। कहते हैं संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। समय ने करवट बदली और फिर से सब कुछ ठीक हो गया। उनके भाई की सरकारी नौकरी लगी और फिर भाई ने रुपए जमा करके अपनी दोनों बहनों को आगे पढ़ाया। यही तो प्यार था भाई बहनों का। सब कुछ सही चलने लगा। भाई की शादी, फिर बहन की शादी। अब खन्ना परिवार बहुत खुश था। अब अगर किसी की चिंता थी तो वो थी दृशा की शादी, जो हर माता पिता की होती ही है। दृशा देखने में सिंपल थी, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। गेहुआ रंग, कंधे तक आते बाल, साधारण सी थी, पर वो हंसमुख बहुत थी। आखिरकार घर के बड़ों की चिंता दूर हुई और दृशा का रिश्ता दीपक के साथ पक्का हो गया। कहते हैं समय और भाग्य से बलवान कोई नहीं होता। जब जो काम जिस समय पर होना है वो उसी समय पर होता है। जब समय आता है तब पता भी नहीं चलता और जल्दी ही सब काम हो जाते हैं। ऐसा ही दृशा के साथ हुआ। लड़के वाले आए और रिश्ता पक्का करके चले गए। वो लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया तो पता चला कि अगले महीने का शुभ मुहूर्त है। आनन फानन में अगले महीने की तारीख पर उनका रिश्ता पक्का हो गया। धीरे धीरे ये 1 महीना भी बीत गया। शादी से पहले ज्यादा कोई फंक्शन नहीं रखे गए थे। शादी से 5 दिन पहले ही
दीपक के परिवार वालों ने एक नया फंक्शन रखने की बात खन्ना फैमिली से करी। वो लोग शादी से पहले सगाई करना चाहते थे, जिसके फेवर में दृशा बिल्कुल भी नहीं थी, पर उसके परिवार वालों ने लड़के वालों की बात का मान रखा और सगाई के लिए तैयार हो गए। आनन फानन में एक हॉल बुक किया और सगाई के लिए अंगूठी भी फाइनल कर ली। कुछ रस्में तो लड़की वालों की तरफ से पहले ही होनी थी, उसके लिए तैयारी तो की ही थी, पर ये रस्म लड़के वालों के घर जाकर होनी थी। पर इसमें सगाई का फंक्शन बीच में बोलकर ये खर्चा भी अब खन्ना परिवार पर आ गया था और लड़के वालों का ये खर्चा बच गया था। भले ही लड़के वालों ने दहेज के लिए मना किया था, पर इस तरह के खर्चे बढ़ाना दृशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पर घर के बड़ों के बीच में बोलना उसे सही नहीं लगा और ना चाहते हुए भी वो चुप रह गई। वही सगाई वाले दिन सभी हॉल में पहुंच गए। सगाई में दीपक के घर वालों ने 50 लोगों के आने की बात कही, पर जब वहां पर लोग आए तब 2 गुने लोग आ गए। विकास ने हॉल के मालिक को खाने का ज़्यादा अरेंज करने को कहा था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सगाई अच्छे से निपट गई। पता नहीं क्यों पर दृशा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। सगाई हो जाने के बाद सभी घर वापस आ गए। फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन दीपक और दृशा की शादी थी। आज घर में बहुत रौनक थी। दृशा के भाई ने शादी के लिए एक बैंकेट हॉल बुक किया था ताकि कोई भी परेशानी ना हो, ताकि बारातियों का स्वागत अच्छे ढंग से हो जाए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कहीं से भी कोई कमी ना रहे। बहन भी अपने पति और अपनी छोटी सी 1 साल की बेटी के साथ आ चुकी थी और सभी अच्छे से तैयारियां करने में लगे थे। भाई का 3 साल का बेटा भी इधर से उधर दौड़ने में लगा था। मिसेज खन्ना भी बाकी मेहमानों को देख रही थी। क्योंकि शादी बैंकेट हॉल में करनी थी, इसलिए भाई और जीजा वहां जाकर तैयारियां करवाने में लगे थे। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई और दृशा को पार्लर में छोड़ आए। बाकी के सभी तैयार होकर बैंकेट हॉल पहुंच गए। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बैंकेट हॉल को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। भले ही विकास खन्ना दृशा के भाई ने बैंकेट हॉल बुक किया था, पर सब कुछ अच्छे से खुद ने चेक किया था। बैंकेट वालों ने रुपए लिए थे और सारा सजावट और खाने पीने का सारा अरेंजमेंट उनका ही होना था। ये बैंकेट हॉल भी कोई सस्ता नहीं था, उसका अच्छा खासा रेंट था, पर घर में आखिरी शादी थी, इसलिए खन्ना परिवार कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। बारात ने आने का समय रात के 8 बजे दिया था, पर यहाँ पर सभी लड़की वाले इंतजार कर रहे थे। 8 से 9 बज गए, पर बारात अभी तक नहीं आई थी। लड़की वालों को अब थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। उनकी टेंशन भी जायज़ थी। आखिर लड़की वाले जो थे, इंसान भले ही कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, पर लड़की के मामले में वो कमज़ोर पड़ ही जाता है। बारात के समय से ना आने पर सभी को चिंता होने लगी थी। मन में काफ़ी उल्टे सीधे विचार घूम रहे थे। धीरे धीरे और समय बीता। 9 से 9:30 बज गए। जब फ़ोन करके पता करते तब बस एक ही बात सुनने को मिलती, बस घर से निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दृशा के मायके से उसका ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, मात्र 1 घंटे का ही सफ़र था, पर इस 1 घंटे के सफ़र को तय करने में इतना समय लग रहा था जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब घड़ी ने रात के 10:30 बजा दिए। खन्ना परिवार को चिंता सताई जा रही थी, पर बाद में आखिर 10:30 के बाद जाकर बारात वहां आई, जिस वजह से लड़की वालों ने राहत की सांस ली। जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती तब तक एक बेटी के पिता को चिंता सताई ही रहती है। फिर खन्ना परिवार तो बिल्कुल सीधा परिवार था, ना कोई छल ना ही कपट, इसलिए उनकी चिंता जायज़ ही थी। दूल्हे के साथ साथ बारातियों का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। दूल्हे की दवार पूजा के बाद उसे जाकर स्टेज पर बिठा दिया। हालांकि ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए आधे से ज़्यादा मेहमान तो खाना खाकर जाने लगे थे। बारातियों के आने के बाद सबसे पहले उन्हें खाना खाने को कहा गया और बाराती भी खाना देखकर ऐसे टूट पड़े जैसे पता नहीं कितने दिनों के भूखे हो। यहाँ बाराती खाना खाने लगे। वहाँ दृशा को स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर आते ही दृशा और दीपक ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और फिर सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया। जयमाला हो जाने के बाद सभी ने दीपक और दृशा को खाना खिलाया। सभी ने खाना खाया।
पर आज मिस्टर खन्ना और मिसेज खन्ना ने खाना नहीं खाया, क्योंकि आज उनका व्रत जो था, आखिर आज उन्होंने कन्यादान जो करना था, जिसे सबसे बड़ा दान कहा जाता है। जब तक माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर देते तब तक वो भूखे रहते हैं। थोड़ी देर में लगन का समय हुआ और दीपक द्रिशा को मंडप में बैठाया गया। दोनों अग्नि में आहुति दे रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सातों फेरों का महत्व बता रहे थे, जिन्हें दीपक और द्रिशा बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। 7 फेरे लेने के बाद दीपक ने द्रिशा की मांग में सिंदूर भरा और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। इस समय द्रिशा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, मंगलसूत्र तो पहनाया ही नहीं जैसे टीवी में देखते हैं, पर यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं था। सारी रस्म हो जाने के बाद आखिर सुबह हो गई थी और फिर समय होने पर द्रिशा की विदाई कर दी गई। ये एक ऐसा समय होता है जब एक बेटी के परिवार वाले अपना दिल कठोर करके अपनी बेटी को उस इंसान के साथ विदा कर देते हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर इस समय वो यही दुआ करते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे। द्रिशा दीपक के साथ अपने नए घर के लिए चली गई। पीछे अपने परिवार के लोगों की आंखों में आंसू छोड़ गई, पर ये आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब से द्रिशा के जीवन का नया अध्याय जो शुरू होना था। लगभग 1 घंटे बाद द्रिशा अपने ससुराल पहुंच गई, जहां पर बैंड बाजे से उनका स्वागत हुआ। नई बहू के स्वागत के लिए सभी में उत्साह था। थोड़ी देर में द्रिशा और दीपक को मंदिर में लेकर आए, वहां पर पूजा पाठ करवाया। थोड़ी बहुत रस्में निभाने के बाद द्रिशा को वहीं पर बैठा दिया। द्रिशा की सास दीपक से बोली, जा बेटा, तू थक गया होगा, जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। जी माँ, दीपक ने कहा और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब हॉल में बस द्रिशा और 1-2 रिश्तेदार थे। धीरे धीरे सभी वहां से आराम करने चले गए। बस द्रिशा ही वहां पर बैठी रह गई। हॉल में किसी को भी ना पाकर द्रिशा अपने मन में ही बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब मैं यहाँ क्या करूँ। इस समय नींद तो उसे भी आ रही थी, पर किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि उसके साथ वो 7 जन्मों के बंधन में बंध कर आई, उसने भी उसके बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचा। क्या सिर्फ वही बस थके थे? क्या शादी में सिर्फ दूल्हे के पक्ष के लोग ही थके थे? वही रात भर जागे थे, दुल्हन नहीं जागी थी? फिर क्यों किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि खुद जाकर आराम करने लगे। अब द्रिशा के मन में एक पल को यही ख्याल आया, दीपक से शादी करने के लिए हाँ बोलकर कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। पर फिर खुद ही खुद के सवाल को दिमाग से निकाल दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर द्रिशा खुद को सोने से रोक नहीं पाई। आखिर थक तो वो भी गई थी। द्रिशा ने अपना सिर दीवार से सटाया और वैसे ही बैठे बैठे सो गई। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि तभी उसके कानों में उसकी सास की जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसकी सास गुस्से से बोली, तुम्हें यहाँ सोने के लिए बैठाया था, अगर इतनी ही नींद आ रही थी तो कमरे में जाकर सोना था, यहाँ पर ऐसे सोने की क्या जरूरत थी। वो माँ जी, मुझे पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है। मैंने काफी देर देखा भी कि कोई आ जाए, पर यहाँ पर कोई आया ही नहीं और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। द्रिशा ने धीरे से कहा, हाँ तो सब थक गए थे तो आराम करने लगे थे, अब सारा दिन तेरे पास थोड़ी ना बैठे रहते। इतनी ही नींद आ रही थी तो अपनी माँ के घर जाकर सोना चाहिए था। उसकी सास ने तुनकते हुए कहा। यूं इस तरह से अपनी माँ का जिक्र सुनकर द्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सॉरी माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेहतर है कि आगे से ऐसी गलती ना हो, उसकी सास ने कहा और वहां से चली गई। वही द्रिशा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। उसे याद आया जब उसकी भाभी पहली बार शादी के बाद घर आई थी, तब उसके घर वालों ने कितने अच्छे से व्यवहार किया था, उन्हें आराम करने को कहा था। ये सब याद आते ही द्रिशा फीका सा मुस्कुरा दी। अभी उसे क्या पता था कि आने वाले समय में उसे कितनी परीक्षाएं देनी है। दोपहर के समय सभी उठकर आ गए। वही द्रिशा अभी भी वहीं बैठी हुई अपनी नींद के साथ जंग कर रही थी। दीपक सोकर उठकर आया और द्रिशा को उसी जगह पर बैठे देख उसके पास आकर बोला, तुम तब से यहीं बैठी हो, सोई नहीं।
दृशा ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी और अपने मन में बोली, बहुत जल्दी याद आ गई मेरी, जरा सी आंख लगने पर इतनी बातें सुना दी। अगर सो गई होती तो पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनने को मिल जाता। थोड़ी देर में सभी ने लंच किया और दीपक दृशा पग फेरे के लिए तैयार हो गए। दीपक अपने घर में इकलौता ही था जो कि एक कंपनी में काम करता था। जब दृशा जाने लगी तब उसकी सास उसे बोली, अपने मायके जा रही है, वहां से खाली हाथ मत आ जाना। दृशा ने हैरानी से अपनी सास को देखा पर वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। 2 घंटे बाद दोनों वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने पर दोनों का बड़े ही अच्छे ढंग से स्वागत किया गया। अपने घर वालों को देखकर दृशा की आंखें भर आई, पर उसने बड़ी आसानी से उन्हें अपनी आंखों में छुपा लिया। दृशा की आंखों में अभी भी नींद भरी थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ दृशा? कुछ नहीं मम्मी जी, दृशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बहन दीपक और दृशा के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। दृशा ने चाय को देखा और बोली, दी मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। दृशा के मुंह से ये सुनकर सभी चौंक गए। तभी उसकी बुआ बोली, तूने आराम नहीं किया? अब नहीं बुआ जी, मौका ही नहीं मिल पाया। सभी लोग वहां पर थे। दृशा ने मन गढ़ंत कहानी बनाते हुए कहा, क्यों, तेरी सास ने भी आराम करने को नहीं कहा? बुआ ने पूछा। उनकी बात सुनकर दृशा हड़बड़ा गई, फिर संभलते हुए बोली, मम्मी जी ने कहा था, पर सभी को मुझसे मिलना था और उसके बाद पता नहीं कब मिलना हो पाता। दृशा ने कहा और उठकर कमरे की ओर बढ़ गई। थके होने की वजह से वो जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। बाहर दीपक से सभी बातों में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में खाना परोसा गया। दीपक ने खाना खाया। उसके बाद दृशा को उठाया गया। दृशा की आंखों में अभी भी नींद थी। वो उठी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगी। ज्यादा तो खाया नहीं गया, पर थोड़ा बहुत खाकर उठ गई। अब एक बार फिर से मायके से विदा होने का समय आ चुका था। दृशा के घर वालों ने ससुराल में सभी के लिए कपड़े, गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लाकर दीपक की गाड़ी में रख दी। सभी से मिलकर दीपक और दृशा वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। दीपक गाड़ी से उतरा और सारा सामान उतारकर एक तरफ को रख दिया। दीपक की मम्मी ने जब इतना सारा सामान देखा तो उनकी आंखें चमक गई। दीपक तो अंदर अपने कमरे में चला गया और दृशा सारा सामान लेकर अपनी सास को बताने लगी। अपने लिए कपड़े देखकर उसका मुंह बन गया और बोली, यही साड़ी मिली थी मुझे देने के लिए। दृशा ने एक नज़र साड़ी को देखा, फिर अपनी सास को अपनी साड़ी देखते हुए देखकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इनमें से कोई ले लीजिए। उसकी सास ने दृशा की एक पिंक कलर की साड़ी लेते हुए कहा, मुझे तो ये वाली पसंद है। दृशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप ये वाली रख लीजिए। हाँ, वो तो मैं रखूंगी ही। और सुन, ये वाली साड़ी भी यहीं रख दे। उसकी सास ने दूसरी वाली भी ले ली। पहले पसंद नहीं आ रही थी, पर जब एक और साड़ी मिल गई तब वो भी पसंद आ गई। दृशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से सारा सामान अंदर अपनी सास के कमरे में रख दिया। रात काफी हो चुकी थी और अब सभी सोने लगे। अभी कुछ मेहमान घर में बाकी थे जिन्होंने कल जाना था। दृशा को उसकी मौसी की बहू ने दीपक के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया और खुद बाहर चली गई। दृशा कमरे में आई और अपना बैग खोलकर अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके रूम में आई और बेड पर बैठ गई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन व्यवस्थित था। थोड़ी देर में दीपक भी कमरे में आया और आकर दृशा के पास बैठ गया। उसने एक नज़र दृशा को देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, दृशा, मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे लिए अभी नया है। अभी तक यहाँ पर मैं और माँ दोनों ही रहते थे, पर अब से तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। कोशिश करना कि इस परिवार को अपना सको। कहीं भी कोई भी परेशानी होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दीपक की बात सुनकर दृशा के मन की चिंता दूर हो गई। अभी तक अपनी सास का व्यवहार देखकर वो चिंता कर रही थी। दीपक की इस बात ने उसकी सारी चिंता दूर कर दी थी। थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद आखिरकार दोनों एक हो गई। दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत कर ली थी। आगे जाकर इनकी जिंदगी क्या मोड़ लेकर आने वाली थी, ये दोनों में से कोई नहीं जानता था। पर आज दोनों ही
एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे। अगली सुबह दृशा की आंख खुली। खुद को एक नई जगह पाकर अचानक उसे याद आया कि अब तो यही उसके रहने का ठिकाना है। उसने अपने बगल में देखा तो दीपक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अभी वो कुछ सोचती कि तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा, तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, और कितनी देर तक सोए रहने का इरादा है? जल्दी से उठकर तैयार होकर बाहर आओ, और भी काम है मुझे, सारा दिन यही नहीं करते रहना है। दृशा ने गहरी सांस छोड़ी और एक नज़र घड़ी पर डाली, जो कि इस समय सुबह के 6 बजा रही थी। दृशा ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकली और अपने बाल बनाने लगी। तभी दीपक की आंख खुली और वो उसकी तरफ देखते हुए उठकर खड़ा हो गया। वो उसके पास आया और पीछे से बाहों में भरकर बोला, इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी? बाहर मम्मी जी बुला रही है, आप भी तैयार होकर बाहर आ जाओ, दृशा ने कहा। उसकी बातें सुनकर दीपक उससे बोला, ऐसे नहीं, पहले मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए, फिर जाने दूंगा। इतना बोलकर वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, पर अभी वो कुछ करता उससे पहले ही दरवाजा खटखटाने के साथ आवाज आई, उठ गई बहुरिया या अभी भी सोई पड़ी है? ये सुनकर दीपक रुक गया और दृशा को छोड़ दिया और खुद बाथरूम में चला गया। दृशा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास आंखें तरेर कर खड़ी थी। दृशा ने उनके पैर छुए तो सास बोली, ठीक है, इतनी देर क्यों लगा दी? कल से जल्दी उठना शुरू कर दो। जी मम्मी जी, दृशा ने धीरे से कहा। थोड़ी देर में दीपक भी तैयार होकर वहीं आ गया। अब जो थोड़े बहुत रिश्तेदार बचे थे, उन सभी ने मिलकर बाकी बची रस्म भी पूरी करवा दी। रस्में निभाते निभाते दोपहर हो गई। सभी ने लंच किया और रिश्तेदार अपने घर चले गए। अब घर में दीपक, दृशा और उसकी सास रह गई थी। दृशा की सास उठकर अपने कमरे में चली गई और दीपक दृशा वहीं बैठकर बातें करने लगे। शाम के समय दीपक की माँ अपने रूम से बाहर आई और दृशा को देखकर बोली, बहुरिया जाकर चाय बना। जी मम्मी जी, दृशा ने धीरे से कहा और किचन देखने लगी। तभी दीपक बोला, माँ आपने दृशा से पहली रसोई नहीं करवानी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चल कोई बात नहीं बहू, तू बैठ जा, मैं चाय बना लाती हूँ, फिर कल तेरी पहली रसोई के बाद ही किचन में जाना। इतना बोलकर दृशा की सास अंदर किचन में चली गई। हालांकि मन तो नहीं था जाने का, पर दीपक ने बोल दिया था तो जाना ही पड़ा। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हुई और तीनों ने बैठकर चाय पी। रात के खाने के लिए दीपक अपनी माँ से बोला, माँ आज खाना बाहर खाकर आते हैं, आप भी थक गई होगी। हाँ ये सही है, चलो जाकर तैयार हो जाओ, माँ ने कहा और खुद भी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में तीनों तैयार होकर बाहर निकल गए और एक रेस्तरां में जाकर खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में खाना खाया और तीनों खाना खाकर अपने घर आ गए। अगले दिन दोनों ने 1 हफ्ते के लिए घूमने जाना था, इसलिए दृशा ने अपने और दीपक के कपड़े पैक कर लिए थे। अगली सुबह दोनों ही जल्दी उठ गए और तैयार होकर बाहर आए। दृशा और दीपक को तैयार देखकर सास दृशा से बोली, क्या बात है बहू, आज घूमने जाना है तो जल्दी उठ गई? कल तो कितनी आवाजें दी तब भी ना उठी। पता नहीं क्यों जिस तरह से उसकी सास ने उसे ताना मारा, ये सुनकर दृशा को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वो खुद से मन में ही बोली, कोई बात नहीं दृशा, ये तुझसे बड़ी है, अगर उन्हें कुछ लगा तो बोल दिया, तू दिल पर मत ले। इतना सोचकर उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी किचन कहाँ पर है? उसका ये सवाल सुनकर उसकी सास ने मुंह बिचकाया और बोली, लो भाई, इन्हें किचन भी नहीं पता, वो भी मैं ही बताऊं? क्या माँ, अब उसे कैसे पता होगा यहाँ के बारे में? दीपक ने कहा, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था। फिर दृशा से बोला, आओ मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो दृशा का हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया। वही ये देखकर उसकी माँ ने मुंह बना लिया। दृशा ने मीठे में हलवा बनाया और नाश्ता बना दिया। नाश्ता तैयार करके उसने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। दीपक और उसकी माँ वहीं पर इंतजार कर रहे थे। तीनों ने नाश्ता किया और दृशा ने सारे बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। सारा काम समेटकर वो बाहर आ गई। दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ अब हम लोग निकलते हैं,
आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, दीपक की माँ ने जवाब दिया। फिर दृशा की तरफ देखकर बोली, ऐसा है वहाँ से जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पर बैठे रह जाओ। आखिर ये घर भी संभालना है, पता चले काम ना करना पड़े तो वहीं रुक जाओ, उसकी माँ ने कहा और अंदर चली गई। ये बात सुनकर दृशा की आंखें नम हो गई, पर उसने झट से वो नमी छुपा ली। दीपक और दृशा गाड़ी से घूमने के लिए निकल गए। दीपक तो खुश था, पर दृशा के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। उसके मन में बार बार अपनी सास का व्यवहार ही घूम रहा था। जो शब्द उसने अपनी सास के मुंह से सुने, वही शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। उसने सुन रखा था कि सास तेज होती है, वो अपनी बहू के साथ कठोर व्यवहार करती है, पर उसने अपनी मम्मी को भी देखा था। वो तो उसकी भाभी के साथ कभी कठोर व्यवहार नहीं करती थी, हमेशा प्यार से ये रखती थी। पर यहाँ अपनी सास का व्यवहार देखकर उसका मन दुखी हो रहा था, पर वो आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दृशा आज में जीने वाली लड़की थी। वो अपने बीते कल के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहती थी, और ना ही भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान पर असर पड़ने देना चाहती थी। उसका मानना था कि इंसान को आज में जीना चाहिए, अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपना आज सुधार लिया तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए उसने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाला और अपना आज यानी कि अपने हनीमून को एंजॉय करने का डिसाइड किया। दोनों ही माउंट आबू गए। शाम तक दोनों वहां पहुंच गए और अपने बुक किए होटल में जाकर अपने कमरे में चले गए। आज थक चुके थे, इसलिए कल से दोनों ने घूमने का डिसाइड किया। अगले दिन सुबह दोनों वहां से घूमने चले गए। माउंट आबू में दोनों ने कुछ जगह देखी और वापस होटल आ गए। अभी उन्हें यहाँ आए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि तभी दीपक के फोन पर उसकी माँ का फोन आ गया और उन्हें घर आने को बोल दिया। दीपक ने ये बात दृशा को बताई और दृशा उससे बोली, हो सकता है कि कोई जरूरी काम हो, हम अभी निकल जाते हैं, देर रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। तुम सही कह रही हो, एक काम करो, तुम सामान पैक करो, मैं तब तक बिल क्लियर करके आता हूँ, दीपक ने कहा और रिसेप्शन पर चला गया। दृशा कमरे में आई और सारा सामान पैक कर लिया। थोड़ी देर में दोनों वापस घर के लिए निकल गए। रास्ते में दीपक उससे बोला, आई एम सॉरी दृशा, मैं तुम्हें घुमा नहीं पाया। कोई बात नहीं दीपक जी, हम फिर कभी घूम लेंगे, इस समय हमारा घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, दृशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर दीपक भी मुस्कुरा दिया और गाड़ी चलाने लगा। देर रात दोनों ही अपने घर पहुंच गए। इस समय दोनों को घबराहट हो रही थी कि आखिर इतनी जल्दबाजी में उन्हें वापस क्यों बुलाया। दृशा ने घर की डोर बेल बजाई। 3 से 4 बार बेल बजने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तब दोनों ही घबरा गए। तभी दीपक ने अपनी माँ के फ़ोन पर फ़ोन लगाया। 3-4 बार रिंग बजने के बाद आखिर फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दीपक बोला, माँ आप ठीक है? मुझे क्या हुआ है? दीपक की माँ ने जवाब दिया, माँ दरवाज़ा खोलिए, हम कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दीपक ने कहा और फ़ोन काट दिया। दीपक की माँ उठी और उठकर दरवाज़ा खोला। दीपक और दृशा ने उनके पैर छुए। दीपक ने गाड़ी अंदर पार्क की और अंदर आकर बैठ गए। दृशा दीपक के लिए पानी लेकर आई। दीपक पानी पीने के बाद बोला, माँ क्या बात हो गई थी माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, उसकी माँ ने कहा। तो फिर हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? दीपक ने पूछा। अरे मेरा मन नहीं लग रहा था और अब मुझसे घर का काम भी नहीं होता। तेरी शादी इसलिए की है कि घर में बहू आए वही काम करे। बहुत काम कर लिया मैंने, अब मुझे आराम करना है, दीपक की माँ ने कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। दीपक और दृशा दोनों ही हैरानी से देखते रह गई। फिर वो दोनों भी उठकर अपने कमरे में चले गए। थके होने के कारण दोनों ही जल्दी ही सो गए। देर से सोने की वजह से अगली सुबह दृशा की आंख नहीं खुली। अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और दीपक दृशा दोनों ही सो रहे थे। दीपक की माँ ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, फिर जोर जोर से बर्तन पटकने लगी ताकि दृशा उठ जाए। आवाज़ सुनकर दृशा की आंखें खुली और जब उसने समय देखा तो हड़बड़ाकर उठ गई। उसे यूं हड़बड़ाते देख दीपक भी उठ गया और उससे बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हड़बड़ा गई? यार टाइम बहुत हो गया, आज आँख ही नहीं खुली, दृशा ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा। अरे कोई लेट नहीं हुआ है,
आराम से करो, दीपक ने कहा और वापस सो गया। दृशा ने एक नज़र सोए हुए दीपक को देखा और फिर बाथरूम में घुस गई। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आई। उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी। उसे देखकर दृशा ने उसके पैर छुए और बोली, मम्मी जी चाय बना दूं? हाँ, अब तेरी चाय का इंतज़ार करती मैं, पी चुकी हूँ मैं, सास ने मुंह बनाते हुए कहा। दृशा चुप हो गई। वो किचन में जाने लगी, तभी पीछे से रमा, उसकी सास, उसे आवाज़ देते हुए बोली, कल से जल्दी उठना शुरू कर दो बहू। हमारे घर में बहू सुबह 5 बजे उठ जाती है। तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं सिखाया? अपनी माँ का जिक्र आते ही दृशा का गला भर आया। वो बिना बोले किचन में गई। वो अपने मन में बोली, आखिर ऐसा क्यों होता है? ससुराल में बेटी से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका ब्लेम उसकी माँ पर क्यों जाता है? दीपक भी तो सो रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं बोला जा रहा? आखिर क्यों बहू को ही बोला जाता है? क्या वो इंसान नहीं होती? अगर बहू से कोई गलती हो जाए तब उसे प्यार से समझाने की बजाय उसे ताने क्यों दिए जाते हैं? दृशा मन ही मन दुखी थी, पर वो अपने मन की बात करे तो किससे करे? उसने खुद को शांत किया और अम्मा के पास जाकर बोली, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही हो? अब ये भी मैं ही बताऊं? अपने मन से बना ले, रमा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और बाहर जाकर बैठ गई। दृशा का उसका इस तरह से बात करना बहुत अजीब लगा। अभी तो उसे इस घर में रहते 2 दिन ही हुए थे। उसे तो किसी की पसंद नापसंद का भी नहीं पता था। उसने आलू उबाले और आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में दीपक भी उठकर तैयार हो गया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पराठे की खुशबू सुनकर रमा भी अंदर आकर बैठ गई। दृशा ने पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए, साथ में दही भी रख दिया। दीपक और रमा ने जब पराठे देखे तो रमा एकदम से बोली, ये आलू के पराठे क्यों बना दी बहू? कुछ और ही बना लेती। क्या हुआ मम्मी जी? दृशा ने पूछा। मुझे आलू खाने को मना किया है, डॉक्टर ने आलू मना किए हैं और तू जानबूझकर मुझे आलू के पराठे खिलाकर मारना चाहती है, रमा ने कहा। जिसे सुनकर दृशा एकदम से बोली, ऐसे क्यों बोल रही है माँ जी? आपसे मैंने पूछा तो था, पर आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, पर तूने ये पूछा था कि क्या बनाना है, ये थोड़ी ना बोला था कि मैं आलू पराठे बनाने जा रही हूँ, रमा ने कहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, दृशा ने कहा। हाँ, अब तू मुझसे जबान भी चलाएगी, यही सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने, रमा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। अपनी माँ के ऊपर उठती उंगली देख दृशा का मन भर गया। उसने रुंधे गले से बोला, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं कुछ और बना लाती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में चली आई। उसकी आंखों में रुके आंसू बहने लगे। उसने आंसू पोंछे और सिंपल नमक अजवाइन डालकर पराठे सेक दिए। लगभग 15 मिनट बाद वो पराठे तैयार करके ले आई और रमा के आगे रख दिए। उसे बुरा तो लग रहा था कि दीपक ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। दृशा ने गहरी सांस छोड़ी और चुपचाप नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में अपना सारा काम निपटाकर दृशा बैठ गई। तभी उसके घर से फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उसकी मम्मी का आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो मम्मी जी नमस्ते, आप कैसी हो? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तू सुना कहाँ पर है अभी? उसकी मम्मी ने पूछा। मम्मी जी मैं भी ठीक हूँ, हम घर आ गए हैं, दृशा ने जवाब दिया। पर बेटा तुम तो घूमने गए थे, बड़ी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? उसकी मम्मी ने चिंतित स्वर में पूछा। अपनी माँ की बात सुनकर दृशा बोली, जी मम्मा सब ठीक है, बस यहाँ पर इन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जल्दी आ गए। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? उसकी मम्मी ने पूछा। जी मम्मा सब ठीक है। और घर पर सब ठीक है ना? पापा जी, भैया, भाभी, दीदी, जीजू? दृशा ने सबके बारे में पूछा। सब ठीक है बेटा, वो सभी घूमने गए हैं, उसकी मम्मी ने कहा। थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसकी मम्मी बोली, बेटा अपनी मम्मी का ध्यान रखना, अगर वो कुछ बोल भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बड़े हैं वो, उन्हें डांटने का हक भी है। बस ये समझ लेना कि जैसे यहाँ पर मैं तेरी माँ हूँ, वैसे ही ससुराल में वो तेरी माँ है। कुछ समझ ना आए तो उनसे पूछ लेना, जबान बिल्कुल मत चलाना, उन्हें कोई काम मत करने देना, तो खुद ही कर लेना, ठीक है? जी मम्मा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी, दृशा ने कहा। उसके बाद फ़ोन रख दिया। हर माँ अपनी बेटी को यही तो शिक्षा देती है
ताकि सब कुछ सही रहे। इस समय दृशा के मन में सुबह वाली बात चल रही थी। उसने अपनी मम्मी की सिखाई हुई बात ध्यान की और उसके बाद उसने सुबह वाली बात को दिमाग से निकालना ही सही समझा। जहाँ थोड़ी देर पहले उसका मन दुखी था, वही अपनी माँ से बात करके उसका मन हल्का हो गया था। ऊपर से उसकी मम्मी की दी हुई शिक्षा भी उसके काम आई थी। यही तो होती है माँ की ममता। हर माँ यही चाहती है कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे, और खुश रहने के लिए दोनों तरफ से ही सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। दृशा हॉल में आई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। दीपक की अभी छुट्टियाँ थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास चला गया और रमा अपने पड़ोस में चली गई। थोड़ी देर में रमा वापस आई तो दृशा ने लंच के बारे में पूछा तो अभी फिर से रमा ने सुबह वाला ताना मारा। दृशा आराम से बोली, मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन क्या खाता है, इसलिए आप बता दीजिए ताकि सुबह वाली गलती दोबारा ना हो। रमा ने कुछ सोचा, फिर उसे दोपहर के लंच के बारे में बता दिया। दृशा ने उसे हिसाब से लंच तैयार कर दिया। दोपहर को सबने बैठकर लंच किया, फिर आराम करने लगे। दृशा अपना काम खत्म करके आराम करने के लिए लेटी कि तभी दीपक ने उसे बातों में लगा लिया। दृशा थक चुकी थी। सुबह भी वो जल्दी उठ गई थी और नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसने दीपक से प्यार से कहा, दीपक प्लीज़ यार, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर सोने दो, बाद में उठकर बात करेंगे। इतना बोलकर दृशा सो गई और दीपक उसे देखता ही रह गया। अगली सुबह दृशा ने धोने के लिए कपड़े उठाए और मशीन में डालने लगी। तभी रमा उसके पास आई और उससे बोली, कपड़े मशीन में धोने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में बिजली का बिल आएगा। हाथ से ही धो कपड़े, एक्सरसाइज होती है, वरना ऐसी ही आदत बिगड़ जाएगी। दृशा ने एक नज़र कपड़ों को देखा जो काफ़ी सारे थे, फिर वो हाथ से ही धोने लगी। क्या किस्मत होती है लड़कियों की जो अपने मायके में नाजों से पली बड़ी होती है। मायके में काम करने में वो कितने नखरे दिखाती है, पर वो ससुराल आकर काम करने लग जाती है। ऐसी होती है बेटियां, जिनके होती है वो धन्य होते हैं। एक हफ्ता यूं ही बीत गया। इस एक हफ्ते में दृशा का वही रूटीन रहा, दिन भर काम करना और अपनी सास यानी रमा के ताने सुनना, और रात में दीपक का उसे सोने नहीं देना, कभी बातों में लगा लेना तो कभी टीवी देखते रहना। दृशा का सुबह जल्दी उठकर पूरा काम करते रहना और दिन में भी आराम ना कर पाना। आज संडे था और संडे से दीपक की छुट्टियां खत्म हो रही थी। सुबह का काम खत्म करके दृशा ने दोपहर के लिए सब्जी तैयार करके रख दी। वो हॉल में बैठी हुई थी। दीपक और रमा भी वहीं बैठे हुए थे। तभी दृशा का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर नाम देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। दृशा ने खुश होकर फ़ोन उठा लिया और कान पर लगाकर बोली, हेलो, नमस्ते मम्मा, कैसी हैं आप? घर पर सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है, उसकी मम्मा ने जवाब दिया। थोड़ी सी बातचीत करके दोनों ने फ़ोन रख दिया। दृशा के फ़ोन रखते ही रमा बोल पड़ी, ऐसा है बहू, बहुत हो गई मायके की, अब अपना मायका छोड़ो, अपने ससुराल पर ध्यान दो। बस यही याद रखो कि तुम्हारा सिर्फ ससुराल है, मायका नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दृशा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे यूँ खुद की तरफ देखता पाकर रमा बोली, ऐसे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है उसका ध्यान रखो। दृशा धीरे से बोली, क्या इतना आसान है अपने मायके को भुलाना? ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है बहू, जो बोला है उस पर अमल करो, रमा ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर दृशा की आंखें भर आई। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। वो खुद से ही बोली, कितनी आसानी से बोल दिया कि मायके को भूल जाओ। क्या इतना आसान है अपने मायके को भुलाना? वो मायका जहाँ पूरा बचपन बीता और अचानक से उसे भूलने के लिए कह दिया। जिस घर में बचपन और उसकी यादों से लेकर जवानी हर सुख और दुख मिलकर बिताए, उस घर और घर में रहने वालों से इतनी जल्दी रिश्ता खत्म कर लेना, वो भी किनके कहने पर, जिनसे मिले अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ हो। उनके लिए अपने बचपन के रिश्ते को भूल जाना क्या सही है? पता नहीं कितनी देर तक उसके मन में यही सब चलता रहा, पर गनीमत ये थी कि दीपक भी शांत बैठा रहा। उसने भी कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर तक खुद से ही जूझने के बाद दृशा ने समय देखा तो दोपहर हो चली थी। उसने हाथ मुंह धोए और बाहर आकर किचन में चली आई। उसे देखकर रमा ने मुंह बनाया और वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में लंच तैयार हुआ और उसने लंच डाइनिंग टेबल पर लगा दिया।
तीनों ने लंच किया और आराम करने लगे। वही दृशा किचन का काम खत्म करके हॉल में ही बैठ गई। यही तो रहता है एक लड़की का, जो पहले एक प्यारी सी बेटी थी वही आगे चलकर किसी के घर की बहू, पत्नी, चाची, ताई, भाभी बन जाती है। सभी की इच्छाएं पूरी करते करते अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देती है। सच में एक औरत महान होती है जो इतने किरदार हंसते हंसते निभा जाती है, पर फिर भी क्यों उसे हमेशा ही ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ भी दृशा के साथ ऐसा ही हो रहा था। दृशा अपना काम खत्म करके बैठ गई। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगी। शादी की भागदौड़ में उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी ओपन नहीं किया था। आज एक हफ्ते बाद जाकर उसने अकाउंट ओपन किया और अपनी शादी की कुछ फोटोग्राफ शेयर कर दी। शेयर करते ही उसके अकाउंट पर बधाइयों के मैसेज आने लगे। दृशा ने सभी को धन्यवाद का रिप्लाई दिया। अचानक से उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी। उन बधाइयों की लिस्ट में एक नाम लिखा था, रीना। ये नाम पढ़कर उसे बहुत खुशी हुई। रीना और दृशा दोनों ने 10वीं तक पढ़ाई साथ में की थी। रीना के पापा का तबादला हो जाने की वजह से वो स्कूल छोड़कर चली गई। उसके बाद दोनों की कोई भी बात नहीं हुई, पर अचानक से इतने सालों बाद रीना के मैसेज ने दृशा को वही खुशी दे दी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों ने मैसेंजर पर बात की और एक दूसरे के नंबर शेयर कर दिए। रीना की भी शादी हो चुकी थी और वो अभी एक कॉलेज में लेक्चरर थी। उसे भी समय कम मिल पाता था, इसलिए आपस में मैसेज के थ्रू ही बात कर ली थी। धीरे धीरे समय बीता और एक हफ्ता और बीत गया। अगले संडे दृशा ने दीपक से कहा, दीपक आज मुझे मेरे मायके ले चलो, मुझे उनसे मिलना है, काफ़ी दिन हो गए हैं। दृशा की बात सुनकर दीपक बोला, यार आज मुझे ज़रूरी काम है, आज नहीं ले जा सकता, फिर कभी ले चलूँगा। दीपक की बातें सुनकर दृशा चुप हो गई। उसने सारा काम खत्म किया और बैठ गई। तभी रमा दीपक से बोली, दीपक मुझे ममता के पास ले चल, काफ़ी दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ माँ, सच में काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, इसी बहाने मैं भी मिल लूँगा और साथ में मिंटू से भी मिल लूँगा, दीपक ने खुश होते हुए कहा। दीपक की बात सुनकर दृशा हैरानी से देखने लगी और अपने मन में बोली, मैंने मायके जाने को कहा तो इन्हें ज़रूरी काम था, पर अब खुद की मौसी से मिलने जाना है तो कोई काम नहीं है, जबकि मौसी तो पिछले हफ्ते ही आकर गई थी। ये बात देखकर और सुनकर दृशा को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया। आखिर अगर नहीं जाना था तो साफ मना कर देते, पर यूं झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। दृशा चुप रही और अपना फ़ोन देखने लगी। तभी रमा उससे बोली, बस सारा दिन फ़ोन ही लेकर बैठा कर, घर का कोई काम भी कर लिया कर, जब देखो तब फ़ोन लेकर बैठ जाती है, करती क्या रहती हो दिन भर। दृशा रमा की तरफ देखकर बोली, मम्मी सारा काम खत्म करने के बाद ही फ़ोन लेकर बैठी हूँ, और सारा दिन कब लेकर बैठती हूँ जो आप ऐसे बोल रही है। पता नहीं क्यों इस बार दृशा को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर फिर भी उसने नॉर्मली ही कहा, जिसे रमा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ अब जबान भी चलाने लगी है, तेरी माँ ने यही शिक्षा दी है तुझे। अपनी माँ के लिए ये सुनकर दृशा एकदम चुप हो गई। वो अपने मन में बोली, मतलब बोलूँ तो माँ के लिए सुनूं और ना बोलूँ तो खुद के लिए सुनूं। दृशा बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप वहाँ से उठ गई और अपने कमरे में चली गई। दीपक रमा को लेकर अपनी मौसी के चला गया। वहाँ दोनों माँ बेटे एंजॉय कर रहे थे। वही घर पर दृशा अकेली बैठी हुई थी। कहते हैं जब इंसान खाली होता है तब उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। वही दृशा अपनी शादी की बाद की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो खुद से ही बोली, मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी बदल जाती है, पर इतनी बदल जाती है ये नहीं पता था। अपने ही घर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, 10 बार सोचना पड़ता है कि वो अपने माँ बाप से मिलने जाए या ना जाए। जब मन किया मिलने का तब मिलने नहीं जाने दिया जाए, और खुद कहीं जाना हो तो खुशी खुशी चले जाओ। आखिर क्यों ये भेदभाव। दृशा अपने ही विचारों में मगन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी तो शादी हुए 2 हफ्ते ही हुए थे। अभी इन 2 हफ्तों में ये हाल हुआ, आगे पता नहीं क्या देखने को मिल जाए। पर जो भी हो यही उसकी नियति थी जो उसे सहना था। दृशा ने अब सोच लिया था कि वो बातों पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देगी और अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करेगी।
पर क्या ये मुमकिन था? दृशा सारा दिन घर में अकेली रही। उसने समय देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। उसने कुछ सोचकर दीपक को फ़ोन किया, पर दीपक ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने 1-2 बार ट्राई किया, पर हर बार की तरह इस बार भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। दृशा ने कुछ सोचकर फ़ोन रख दिया और खाने की तैयारी करने लगी। डिनर तैयार करते करते रात के 8 बज चुके थे। उसने डिनर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और दोनों का इंतज़ार करने लगी। रात के करीब 11 बजे दोनों घर पर आए। दृशा ने गेट खोला और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप दोनों, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। तभी रमा बोली, हम खाना खाकर आए हैं, कम से कम पूछकर तो बनाना था, अब इतना खाना वेस्ट कर दिया। कमाना धमाना तो कुछ है नहीं, बस चीज़ें बर्बाद करवा लो। जब खुद कमाना पड़े ना तब पता चले। रमा के ताने सुनकर दृशा की आंखें भर आई। उसने भरी आंखों से दीपक की तरफ देखा तो वो उसे बिना देखे ही अंदर चला गया। दृशा फीका सा मुस्कुरा दी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा खाना उठाकर किचन में रखा और सब्जी उठाकर फ्रीज में रख दी। काम खत्म करके वो अंदर रूम में आई, तब तक दीपक सो चुका था। दृशा वॉशरूम में गई और शावर लेकर रूम में आकर सो गई। आज उसने कुछ नहीं खाया, खाती भी तो क्या, खाने से पहले ताने को सुन लिए थे। उसकी भूख ही मर गई थी। उसने अगले दिन बात करने का सोचा और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह दृशा रोज की तरह उठ गई। आज फिर उसकी सुबह अपनी सास के तानों से हुई। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। कुछ ही देर में दीपक उठकर तैयार हो गया। दृशा ने बिना कुछ कहे उसे नाश्ता दिया और लंच पैक करके दे दिया। दीपक ने एक नज़र दृशा को देखा, फिर नाश्ता करके ऑफिस चला गया। दृशा ने बर्तन उठाए और किचन में चली गई। रमा किचन में आई और कल की रोटियां बनी देखकर बोली, अब इन रोटियों का क्या करेगी? पूछकर नहीं बना सकती थी, जो बिना मतलब की इतनी रोटियां बना ली। यहाँ तेरे बाप ने फैक्ट्री नहीं खोली है जो अन्न बर्बाद करेगी। एक बार फिर रमा के ताने शुरू हो चुके थे। इस बार दृशा को गुस्सा आ गया और वो नॉर्मली बोली, मम्मी जी, मैंने आपके बेटे को फ़ोन किया था, पर आपके बेटे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और अगर आपने वहाँ से खाकर ही आना था तो मुझे फ़ोन करके बता सकते थे। अब आप जो मेरे पापा के लिए उल्टा सीधा बोल रही है तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आपसे डर रही हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए चुप हूँ। और अगर अब रोटियां बच भी गई है तो आप चिंता मत कीजिए, इनका यूज हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है जानवरों को ही खिलाना है तूने। इतने रुपए नहीं है जो जानवरों को खिलाते जाए। जितनी भी रोटियां हैं वो सब तू ही खाएगी, समझी? रमा ने कहा। दृशा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी गर्दन हिला दी। उसने रात की रोटियां तवे पर रखी और फिर उस पर घी लगाकर सेक ली। उसने वो रोटियां अपने प्लेट पर रखी और टेबल पर आकर बैठकर खाने लगी। उसकी प्लेट में रखे पराठे देखकर रमा की आंखें छोटी हो गई। वो बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। वही ये देखकर दृशा को हल्की सी हंसी आ गई। उसने नाश्ता किया और बाकी का काम निपटाने लगी। दृशा का समय अब ऐसे ही बीतने लगा। वो अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, पर रमा का व्यवहार वैसा का वैसा ही था। दीपक का व्यवहार दृशा की समझ से परे था। जब उसका मन होता तब अच्छे से हंसकर बात कर लेता, और जब किसी का गुस्सा आता तो वो दृशा पर उतार देता। पर दृशा भी समझती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती थी। जब भी वो अपना काम खत्म करके बैठती और अपना फ़ोन उठाकर उसे देखने लगती, तब रमा हमेशा ही उसे ताने देती रहती। आज भी दृशा अपना काम खत्म करके फ्री होकर बैठी थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसे देखने लगी। तभी रमा की नज़र दृशा के हाथ पर पकड़े फ़ोन पर गई और एक बार फिर से वो शुरू हो गई। बस जब देखो तब फ़ोन चलवा लो, कोई काम धाम भी कर लिया कर, इतना फ़ोन भी चलाना सही नहीं है। पता नहीं आखिर फ़ोन में ऐसा क्या रहता है जो जब देखो तब फ़ोन ही चलाती रहती है। माँ बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, पर फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया। अरे कम से कम कुछ सामान दे देते तो कौन सा हमारे लिए देते, आखिर अपनी लड़की को ही देते ना। पर नहीं, एक भी सामान नहीं दिया। कुछ देर तक दृशा चुपचाप सुनती रही, पर जब बात दहेज की आई तब वो बोली, मम्मी जी, आपने ही तो मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। और वैसे भी मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। हाँ, तो हम कौन सा दहेज मांग रहे थे?
रमा ने तुनकते हुए कहा, मम्मी जी, ये भी दहेज का ही रूप है जो आप बोल रही है, दृशा ने कहा। उसी समय दीपक अंदर आया और बोला, माना ये दहेज है, पर कम से कम शादी में इंतजाम तो अच्छे से करना चाहिए था। ना तो कोई ढंग का इंतजाम किया गया और ना ही खाने को मिला। क्या नहीं मिला खाने को, और इंतजाम में क्या कमी रही? ना तो इंतजाम में कोई कमी थी, ना ही खाने में। अब अगर आप बारात 8 की बजाय 11 बजे लेकर आओगे, तब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। मैंने तो आपके मुंह से ही सुना है कि खाना नहीं मिला, बाकी तो किसी ने नहीं कहा, दृशा ने कहा। इस बार वो चुप नहीं रह पाई। आखिर कब तक चुपचाप सुनती? कोई भी बेटी अपने मायके वालों के खिलाफ कैसे सुन सकती है? आखिर क्यों कुछ लोग ये नहीं समझते कि एक पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करके रखता है, ताकि बेटी की शादी में वो उस जमा पूंजी को लगा दे। अपनी तरफ से हर पिता अपनी बेटी की शादी अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है, ताकि कल को उनकी बेटी को ससुराल पक्ष से ताने सुनने को ना मिले। पर फिर भी क्यों कोई लड़के वाले ये नहीं समझते हैं? आखिर ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी की शादी में अच्छे से इंतजाम नहीं करना चाहेगा? क्या बाराती सिर्फ खाने के लिए आते हैं या सिर्फ सामान के लिए ही आते हैं? उनके लिए किसी लड़की की कोई अहमियत क्यों नहीं होती? आखिर एक लड़की के पिता की अहमियत कब समझी जाएगी? एक बेटी के पिता पता नहीं कितनी रातें जाकर काटते हैं, जब तक अपनी बेटी को विदा ना कर दे वो चैन से नहीं बैठते। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर रहती है। फिर क्यों सिर्फ एक ही बात पर उन्हें सुनाया जाता है? आज भी दीपक के ये बोल दृशा के दिल को दुखा गए थे। दीपक का शादी में हुए अरेंजमेंट पर सवाल उठाना ही दृशा के दिल को कचोट गया था। उसे अपने पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो बात आज दीपक ने कही थी, उसे उसके मन में दुख के साथ साथ एक दर्द भी था, जिसे फिलहाल उस घर में कोई भी नहीं समझ पा रहा था। दृशा ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त उसे रोना आ रहा था और वो किसी के भी सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वही उसके जाने के बाद रमा दीपक से बोली, आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा लगाम खींच कर रख, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की हाथ से निकल जाए। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाएगी, दीपक ने गुस्से में कहा और उठकर वो भी कमरे में चला गया। दृशा को ये बुरा तो लगा था, पर वो क्या कर सकती थी? उसने इसे अपनी नियति मान लिया था। अब अक्सर ऐसा ही होता रहता। उसे ताने सुनने को मिलने ही लगे थे। उनकी शादी को अब 2 महीने बीत चुके थे। अब तो अक्सर ऐसा ही चलने लगा था। रमा अगाहे बगाहे जरा जरा सी बात पर दृशा को ताने मारती रहती। अगर भूल से कोई गलती हो जाती, तब भी सीधा मायके वालों पर ही सीधा निशाना साधा जाता। इन 2 महीनों में दृशा एक बार भी मायके मिलने नहीं जा पाई थी। दृशा अभी भी अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। वो चुपचाप रमा के ताने सुनती रहती। कहते हैं लड़कियों में एक सहन शक्ति होती है, वो तब तक सहती है जब तक उसमें सहने की शक्ति होगी। जब शक्ति खत्म तब सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक स्त्री सब कुछ सहन कर लेती है। सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता उसी में होती है। बचपन में अगर भेदभाव मिलता है और ससुराल में उल्हाने भी मिलते हो, तब भी वो नहीं टूटती। वो टूटती तब है जिसके लिए वो अपना सब कुछ, अपने रिश्ते नाते छोड़कर आई है। जब वही पति उसे नहीं समझता, तब वो सच में टूट जाती है, और तभी टूटती है उसकी कुछ हद तक सहन शक्ति। आज दृशा के साथ भी वही हुआ था। संडे का दिन था। तीनों आराम से बैठे बातें कर रहे थे। रमा और दीपक ही आपस में बात कर रहे थे और दृशा चुपचाप बैठी सुन रही थी। कुछ पल बाद रमा ने दीपक को इशारा किया, जिसे समझकर दीपक दृशा से बोला, दृशा तुम शादी से पहले नौकरी करती थी ना? दृशा ने छोटा सा जवाब दिया। तभी दीपक एक बार फिर बोला, अच्छा तो तुम्हारी सैलरी कैसे आती थी? मतलब मैं समझी नहीं, दृशा ने ना समझी से पूछा। तभी दीपक उसे समझाते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें कैसे देते थे, चेक में या फिर अकाउंट में डालते थे? ओह अच्छा, वो तो अकाउंट में जाती थी, दृशा ने समझते हुए कहा। तो उसकी पासबुक तो होगी तुम्हारे पास? दीपक ने पूछा। हाँ है ना, दृशा ने नॉर्मली कहा।
अच्छा तो दिखाओ तो जरा, मैं भी तो देखूं कि तुमने कितना कमाया है, दीपक ने हंसते हुए कहा। दृशा मुस्कुरा दी और उठकर पासबुक लेने चली गई। कुछ देर में वो पासबुक लेकर आई और दीपक को देते हुए बोली, ये लो, ये रही मेरी पासबुक। दीपक ने पासबुक ली और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। इस समय दृशा के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, जिसे देखकर दीपक की आंखें चमक गई। तभी उसकी नज़र उसकी पासबुक में हुई एंट्री पर पड़ी, जिस पर 30,000 रुपये निकाले हुए थे। उसे देखकर दीपक उससे बोला, ये 30,000 रुपये तुमने कब निकाले? दृशा ने अपनी पासबुक लेकर देखा और फिर खुश होते हुए बोली, ये तो पिछले साल निकाले थे। मुझे अपने कमाए हुए रुपयों से स्कूटी खरीदनी थी, इसलिए मैंने 30,000 रुपये निकाले थे, पर बाकी के रुपये पापा जी ने दे दिए थे। यह दृशा उस पल को याद करते हुए बता रही थी। इस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पल में खो गई हो। वो इस समय इस बात से बेखबर थी कि उसके पास बैठे 2 शख्स बुरी तरह से गुस्से में उबल रहे थे। तभी दीपक गुस्से में बोला, तो तुम्हें अपने रुपए निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा वो भाई और बाप क्या कर रहे थे? क्या वो इतने गरीब थे कि अपनी बेटी के लिए एक स्कूटी नहीं खरीद सकते थे? उसके भी रुपए तेरे अकाउंट से निकाल लिए। वही उसकी आवाज़ सुनकर दृशा अपने होश में आई और हैरानी से दीपक की तरफ देखते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है दीपक? पहली बात तो अगर वो मेरे भाई और पापा है तो वो अब आपके भी है, और रही बात रुपए निकालने की, तो ये मेरा मन था अपनी मेहनत के कमाए हुए रुपयों से कुछ खरीदने का, और वैसे भी ये मैंने शादी से पहले खरीदी है, शादी के बाद नहीं, इसलिए आपको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मैं शादी के बाद आपसे बिना पूछे रुपए निकालूं तब आप बोल सकते हैं। उसकी बातें सुनकर दीपक गुस्से में बोला, ऐसा है, वो तेरे घर वाले हैं, इसलिए मुझसे ज़बरदस्ती का रिश्ता रखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तो ठीक है दीपक, अगर उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आपको उनके लिए गलत बोलना या उनका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए कुछ भी गलत मत बोलिए। अगर मैं आपकी मम्मी के लिए गलत बोलूं तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं ना? तो फिर मुझसे भी उम्मीद मत रखिए कि मैं उनके बारे में कुछ भी गलत सुन लूँगी, दृशा ने कहा। ये सब बोलते हुए उसका गला भरा गया था। वही उसकी ये बातें सुनकर रमा गुस्से से बोली, ए लड़की, ज़्यादा जबान मत चलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर दृशा उससे बोली, मम्मी जी प्लीज़, आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए कि वो मेरे मायके वालों के लिए कुछ भी गलत ना बोले। मैं आपको अपनी मम्मी की तरह ही मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ भी सुन लूँगी। हाँ, तो क्या गलत बोला उसने? तुझे अपने रुपए निकालने की क्या ज़रूरत थी? रमा ने तुनकते हुए कहा। हद है मम्मी जी, मैंने शादी से पहले निकाले हैं, ना कि शादी के बाद, तो इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप दोनों? अगर शादी के बाद निकाले हो तब आप बोलिए, दृशा उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोली, पर उन दोनों में से कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब दृशा भी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली गई। अब दृशा के मन में बस एक ही बात आ रही थी, क्या सच बताकर उसने गलती की? क्या उसे दीपक को अपनी पासबुक नहीं दिखानी चाहिए थी? कहाँ तो वो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो गया। अब उसने सोच लिया था कि आगे से अब वो कुछ भी बात दीपक को नहीं बताएगी। अगर अब उसे अपने घर में सुख शांति बनाए रखनी थी, तब उसे दीपक से कुछ भी बताने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो हर दूसरे दिन दीपक और रमा उसे इसी बात के ताने देने लगे थे। कोई भी बात होती तब उसे यही सुनने को मिलता कि वही तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों के रुपये भी ले लिए जाते हैं, कुछ सामान क्या खरीद कर देंगे, बल्कि उसके रुपयों से भी ऐश करते हैं। ये सब बातें दृशा को हमेशा ही कचोटती रहती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर उसने अभी तक अपने मायके वालों को कुछ भी नहीं बताया था। वो बताती भी तो क्या, उसे हमेशा से यही लगता कि अगर वो अपने मायके वालों को बताएगी तब वो दुखी हो जाएंगे, और वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। ये भी तो एक गुण होता है स्त्री में कि वो अपनी वजह से अपने मायके वालों को कोई भी परेशानी नहीं होने देना चाहती। आखिर कब तक वो उन्हें ये सब बातें बताकर परेशान करती रही।
अब दृशा ने सोच लिया था कि वो जॉब करेगी। अगर वो घर पर रहेगी तब ऐसे ही सोच सोच कर पागल हो जाएगी। अगले दिन उसने रमा और दीपक जब बैठे थे तब उसने कहा, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अगर आप कहे तो मैं अप्लाई कर दूँ। क्या नौकरी करेगी तू, कुछ आता भी है? रमा ने कहा, मम्मी जी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है, इसलिए मैं उसी से रिलेटेड जॉब कर लूँगी, किसी कंपनी में अप्लाई कर दूँगी। दृशा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर नौकरी करने जाने की। अगर नौकरी करने लगेगी तो घर कौन संभालेगा और घर का काम कौन करेगा? हमारे घर में बहुओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। रमा ने कहा, पर मम्मी जी शादी से पहले तो आपने और दीपक ने कहा था कि नौकरी करने के लिए मना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नौकरी कर ले, दृशा ने याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि जब विकास ने नौकरी करने के बारे में पूछा था तब दीपक ने यही कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ नौकरी कर सकती है। पर जब 2 महीने बाद नौकरी करने का पूछा तब अपनी बातों से मुकर गए। हाँ तब कहा था, पर अब हमने नहीं करवानी तो ज़्यादा मत सोच इस बारे में। दीपक ने कहा, ठीक है, अगर घर से बाहर नहीं जाने देना तो एक बुटीक ही खुलवा दो, ताकि मैं घर पर रहकर ही काम कर सकूं। इससे घर के काम भी हो जाएंगे और अपना प्रोफेशनल काम भी हो जाएगा। दृशा ने कहा, पर दीपक और रमा ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास फालतू रुपए नहीं है खर्च करने को। अगर अपने मायके वालों से बोल सकती है तो उनसे बोल दो, वो लोग खुलवा देंगे। दृशा ये सुनकर अपना मन मार कर रह गई। आखिर वो अब कर भी क्या सकती थी? बेवजह अपने मायके वालों को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दृशा अब कुछ शांत सी रहने लगी थी। जहाँ पहले उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी, वहाँ अब कोई भाव नहीं रहते थे। वो सारा काम करती और चुपचाप बैठकर अपने फ़ोन में कुछ करती रहती। पर अब उसने दीपक से कुछ भी शेयर करना बंद कर दिया था, पर वो बात दोनों से बराबर ही करती थी। एक रात दृशा को काफ़ी बुखार चढ़ गया। काफ़ी देर तक वो सहन करती रही, पर जब उससे सहन नहीं हुआ तब उसने दीपक को हिलाकर बोली, दीपक घर पर कोई फीवर की दवाई है क्या? दीपक इस समय गहरी नींद में था। दृशा के हिलाने से वो उठा और बोला, क्या है यार दृशा, मैं सारा दिन काम करके थका हारा आता हूँ और अब तुम रात को भी सोने नहीं दे रही हो। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम इतनी रात को मुझे उठा रही हो? वो दीपक, मुझे फीवर आ गया है, पूरा शरीर टूट रहा है, घर पर कोई दवाई है क्या? दृशा ने पूछा। घर पर सारा दिन तुम रहती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। वही दराज में देख लो, वही होगी, और प्लीज़ मुझे सोने दो, दीपक ने कहा और वापस सो गया। वही दृशा उसे देखती रह गई। वो फीका सा मुस्कुराई और वापस लेट गई। उसमें इस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर दराज तक जा सके। वो सारी रात बुखार की वजह से सो नहीं पाई। उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। सुबह 4 बजे के आसपास जाकर उसे नींद आई और वो सो गई। सुबह देर से सोने की वजह से दृशा की आंख नहीं खुली और वो जल्दी नहीं उठ पाई। रमा जब सुबह उठी तब दीपक के रूम का दरवाज़ा बंद देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो किचन में गई और जानबूझकर बर्तनों की जोर जोर से आवाज़ करने लगी। वही आवाज़ सुनकर दीपक भी अब तक उठ चुका था। उसकी नज़र दृशा पर पड़ी तब उसे रात की बात याद आई। उसने उसके माथे को छूकर देखा तो उसका माथा अभी भी तप रहा था। उसने उसे कंबल अच्छे से उड़ाया और खुद बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया। उसे देखकर रमा बोली, आज महारानी उठी नहीं अभी तक, माँ उसे बुखार चढ़ा है, कोई दवाई हो तो दे दो। दीपक बोला, अच्छा बुखार चढ़ गया, जरा मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर रमा कमरे में आई और दृशा को उठाते हुए बोली, क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया क्या? रमा की आवाज़ सुनकर दृशा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रमा को देखकर वो उठकर बैठ गई। उसे यूं उठकर बैठते देख रमा बोली, ऐसा है अब काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बुखार हो या दर्द हो। मैं भी अपने समय में बुखार में भी काम किया करती थी, और तो और मेरी सास तो पेट दर्द में भी काम करवाती थी, इसलिए दवाई खाकर चुपचाप घर का सारा काम कर लेना। बहू के होते अब मुझे काम करना पड़ रहा है तो फिर बहू की क्या ज़रूरत? रमा ने इतना कहा और तुनकते हुए चली गई। वही रमा की बात सुनकर दृशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया जब वो अपने मायके में थी, तब कभी भी वो बीमार पड़ती थी तब उसकी मम्मी
उसकी कितनी देखभाल किया करती थी, पर यहाँ सब उल्टा ही था। आखिर वो थी तो एक बहू ही। किसी ने सच ही कहा है कि एक बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो अपने ससुराल में बेटी नहीं बन सकती। और ऐसा तभी होता है जब कोई समझने वाला ही ना हो। इसका मतलब ये लोग बहू नहीं, अपने घर में काम करने के लिए नौकरानी लाए हैं। दृशा मन ही मन बोली और उठ खड़ी हुई और ब्लैंकेट फोल्ड करके एक तरफ रख दिया और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में वो बाहर आई और काम करने लगी। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, पर करना तो था ही। आखिर कब तक वो आराम करती? अगर मायका होता तो शायद कर भी लेती, पर ये ससुराल था जहाँ पर उसे बीमार रहते भी काम करना ही था। दीपक तो जा चुका था, अब रमा भी अपने पड़ोस में चली गई। दृशा ने सारा काम निपटाया और दोपहर के लिए सब्जी बनाकर रख दी। उसने दवाई खाई और आराम करने लगी। दोपहर को जब रमा वापस आई तब भी दृशा सो रही थी। दवाई की वजह से उसे नींद आ गई थी। रमा किचन में गई जहाँ पर सब्जी बनी हुई थी। आटा भी गूंद कर रखा हुआ था, पर रोटी बनानी बाकी थी। ये देखकर रमा को मुंह बन गया और वो तनतनाती हुई कमरे में गई जहाँ पर दृशा सो रही थी। रमा ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और जोर से बोली, अरे ओ महारानी, बहुत कर लिया आराम। दृशा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और रमा को ही देखने लगी। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया आखिर रमा को हुआ क्या है और वो इस तरह से क्यों चिल्ला रही है। तभी रमा बोली, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? खाना बनाने के लिए अब तेरे मायके से कोई आएगा खाना बनाने। अब जाकर दृशा को समझ आया कि उसकी सासू माँ का पारा क्यों हाई हो रखा है। वो आराम से बोली, मम्मी जी, आप घर पर नहीं थे और खाना बनाने में अभी समय था, इसलिए मैं दवाई खाकर लेट गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आप आराम से बैठिए, मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ। रमा तुनकते हुए बोली, हाँ तो तुझे ही करना है, मैं तो करने से रही। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली गई। वही दृशा एक नज़र उसे देखकर उठ गई। उसने किचन में जाकर रोटियां सेकी और रमा को लंच करने के लिए दे दिया। रमा के लंच करने के बाद उसने बर्तन साफ किए और जाकर आराम करने लगी। उसे भूख तो नहीं थी, इसलिए वो वैसे ही लेट गई। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। इन 3-4 दिनों में दृशा का बुखार तो ठीक हो गया, पर उसने एक सीख ले ली, भले ही वो बीमार रहे पर काम तो उसे ही करना होगा। यहाँ पर उसे समझने वाला कोई नहीं है। अब उसी सीख को वो फॉलो करने लगी। कुछ रोज बाद आज रविवार का दिन था। तीनों हॉल में बैठे हुए थे। दीपक का फोन बजा। उसने देखा उसके दोस्त का फोन था। दीपक ने जल्दी से फोन उठाया और उससे बातें करने लगा। उन दोनों की बातें करीब 1 घंटे चली। 1 घंटे की लंबी बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया। दीपक अपनी माँ को अपने दोस्त के बारे में बताने लगा। उसके कुछ समय बाद दृशा का फोन बजने लगा। उसने फोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो उसके भाई का नाम लिखा आ रहा था। यह देखकर दृशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से फोन उठाकर बोली, हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुड़िया, तू कैसी है? विकास ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ भाई, घर पर सभी कैसे हैं? दृशा मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक है, तू बता वहाँ पर सब कैसे हैं? आंटी, दीपक, सब कैसे हैं? विकास ने पूछा। यहाँ भी सब ठीक है भाई, दृशा ने दीपक की तरफ देखते हुए जवाब दिया। दीपक ने नामे सिर हिला दिया, जिसे दृशा समझ गई कि उसके लिए पूछे तो बहाना बना देना। यही तो होता आया था इतने समय से। जब भी दृशा की फैमिली से कोई बात करने के लिए दीपक को पूछता तब दीपक मना कर देता और दृशा कोई ना कोई बहाना लगा लेती थी। ऐसे ही करीब 5 मिनट तक दोनों भाई बहन ने बात की और फिर दोनों ने फोन रख दिया। वही दीपक बैठे बैठे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही इस बात से बेखबर दृशा अपने भाई से बातें करके खुश थी। कुछ देर बाद दृशा चाय बनाकर ले आई। उसने चाय दीपक और रमा के आगे रख दी। दीपक ने एक घूंट चाय का पिया और कप उठाकर फेंक दिया। अचानक से हुई इस हरकत से दृशा चौंक गई। वो हैरान नजरों से दीपक को देखते हुए बोली, क्या हुआ दीपक, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? दृशा ने चाय पीकर देखी पर चाय तो अच्छी बनी थी, पर दीपक का इस तरह से चाय उठाकर फेंकना उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। वही दीपक गुस्से में उससे बोला, बस फोन पर ही ध्यान रहता है तेरा। अपने भाई से बात करने के चक्कर में ये भी भूल गई कि चाय का वक्त हो रहा था।
इतनी भी फ़ोन पर बात करने की भी क्या पड़ी थी, जो घर के कामों का भी ध्यान नहीं रहा। आज के बाद अगर तेरे भाई का फ़ोन तुझे आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह आप क्या कह रहे हैं दीपक? आज कितने दिनों बाद मैंने भाई से बात की है, वो भी सिर्फ 5 मिनट ही बात हुई है और आपको उसी में इतना बुरा लग गया। और वैसे भी अभी चाय का टाइम होने में समय था। दृशा हैरानी से बोली, मैंने जो कहा है उसे ध्यान से सुन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तेरा भाई तुझे फ़ोन करे, दीपक ने कहा। पर जब वो आपको फ़ोन करते हैं तब आप उनका फ़ोन नहीं उठाते, तो हाल चाल पूछने को अगर वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आपको किस बात की परेशानी हो रही है? आपके पास भी तो आपके दोस्तों का फ़ोन आता है। आप तो 1 घंटे तक बात करते हैं, मैं तो तब भी नहीं बोलती कुछ भी, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दृशा अभी भी नासमझी वाले भाव से बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को किस बात का गुस्सा है। आज शायद दृशा ने पहली बार दीपक से इस तरह से बात की थी, वरना तो वो हंसी में ही टाल जाती या फिर चुप हो जाती थी। दृशा की बात सुनकर दीपक वहाँ से गुस्से में चला गया। वही दृशा रमा से बोली, मम्मी जी आप तो समझाइए इन्हें, इसमें क्या गलत किया मैंने? रमा तुनकते हुए बोली, ये तुम्हारा आपस का मैटर है, खुद ही निपटाओ। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली गई। वही दृशा सब कुछ समझने की कोशिश करती रह गई। आज की ये बात दृशा के मन में घर कर गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर दीपक को गुस्सा किस बात से आया, उसके भाई के फ़ोन आने पर या फिर किसी दूसरी बात पर। दृशा चुपचाप बैठकर सोचने लगी, आखिर इसमें उसका क्या कसूर था? जब वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई तब वो शांत हो गई। 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए। अब घर पर शांति रखने के लिए दृशा ने सोच लिया था कि वो जब भी अपने मायके फ़ोन करेगी तब उस समय करेगी जिस समय घर पर कोई भी ना हो। ज़्यादा बात तो वो वैसे भी नहीं करती थी, सिर्फ हाल चाल ही पूछ लिया करती थी। अब उसने अपना मन पक्का बना लिया था। वही 1-2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब दृशा ने एक बात नोटिस की थी, जब भी रमा का नेचर उसके प्रति सही होता तभी किसी का फ़ोन आता और उससे बात करने के बाद रमा फिर से ताने कसती रहती। पर इस बात पर भी दृशा ने ध्यान नहीं दिया। काम करने ये जाने नहीं देते थे, इसलिए वो अपने फ़ोन में ही देखती रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन घर पर इस समय कोई नहीं था। दीपक ऑफिस गया था और रमा पड़ोस में गई थी। दृशा ने अपने घर पर फ़ोन किया और बातें करने लगी। जब भी वो अपनी मम्मी से बात करती तब उसकी मम्मी की आवाज़ खुश लगती थी, पर आज उसे उनकी आवाज़ में उदासी महसूस हुई। इसी उदासी को महसूस करके वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? उसकी मम्मी ने बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, तू ऐसे ही चिंता कर रही है। दृशा परेशान होते हुए बोली, नहीं मम्मा, कुछ तो बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताइए ना आखिर क्या बात है? पापा जी ठीक तो है? दृशा की बात सुनकर उसकी मम्मी ने एक और बार कोशिश करते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, तू खामखा परेशान हो रही है। दृशा गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, इतनी पराई हो गई मम्मा, आप सभी ने मुझे इतना पराया कर दिया कि आप मुझसे अब अपनी परेशानी भी शेयर नहीं कर रही है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मिसेज खन्ना बोली। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप क्यों छुपा रही है? दृशा बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस तेरे पापा की तबीयत खराब है, विकास दिखाने लेकर गया है, मिसेज खन्ना ने कहा। पिताजी की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं? दृशा रोंदे गले से बोली, वो बस उनके पैर में दर्द ज़्यादा बढ़ गया, बस, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा, तो चिंता करेगी, बस इसलिए नहीं बता रही थी, मिसेज खन्ना ने कहा। मम्मा जब पापा जी दिखाकर आ जाए तब मुझे बता दीजिएगा, दृशा ने कहा। ठीक है बेटा, तो चिंता मत करना, मिसेज खन्ना ने कहा और फ़ोन रख दिया। अक्सर एक माँ अपनी बेटी से उसके मायके में चल रही परेशानी छिपा जाती है, वो भी इस वजह से कि उसकी बेटी परेशान हो जाएगी, पर बेटी अपनी माँ की आवाज़ से पता लगा ही लेती है। दृशा ने फ़ोन तो रख दिया, पर उसका ध्यान इस समय अपने मायके में ही था, पर वो अपने ससुराल के प्रति अपना फ़र्ज नहीं भूल सकती थी। दोपहर तक उसने खाना बना दिया और अम्मा को खाना देकर खुद भी खाने लगी। आज उसके चेहरे पर एक परेशानी अलग ही दिख रही थी। शाम के समय दीपक ऑफिस से आया। दृशा ने उसे पानी और चाय लाकर दी,
फिर रमा से पूछकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। शाम को उसकी मम्मी का फ़ोन आया और जब उसने अपने पापा की तबीयत सही होने की खबर सुनी तब जाकर राहत मिली। पर अब उसका मन मिलने को करने लगा था। शादी के बाद वो अभी तक अपने मायके नहीं गई थी। रात में सभी खाना खा रहे थे। दृशा चुपचाप थी। अब दीपक उसे चुप देखकर बोला, क्या बात है दृशा, तुम चुप क्यों हो, सब ठीक है? दृशा उससे बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों, कोई बात तो है ना? दीपक ने पूछा। दीपक के प्यार से पूछने पर दृशा से अब रहा नहीं गया और उसने दीपक को सारी बात बता दी। सब कुछ बताने के बाद वो चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद दृशा दीपक से बोली, आप एक बार पापा को फ़ोन करके हाल चाल पूछ लो ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्यों, मेरे फ़ोन करने से तेरे पापा ठीक हो जाएंगे? दीपक ने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर दृशा बोली, क्यों, वो सिर्फ मेरे ही पापा है, आपके कुछ नहीं लगते? वो सही कह रहा है, वो तेरे माँ बाप है, उसके नहीं समझी, रमा ने एकदम से कहा। वही रमा के मुंह से ये सुनकर दृशा हैरान हो गई। रमा को दीपक को समझाना चाहिए था पर वो तो उल्टा उसका साथ दे रही थी। दृशा को ये सुनकर बुरा लगा। उसने तो कभी अपनी सास और माँ में फ़र्क नहीं किया पर दीपक ने तो 1 सेकंड में ही फ़र्क बता दिया। तभी दृशा दीपक से बोली, जानते हो दीपक, मेरी मम्मा क्या बोलती है? वो हमेशा एक ही बात कहती है कि अगर हमने अपनी बेटी दी है तो बदले में दामाद के रूप में एक बेटा घर लाए हैं, पर आपने तो एक पल में ही पराया कर दिया। उसकी बात सुनकर दीपक कुछ नहीं बोला, बस खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो उससे बोला, ऐसा है, अपने घर वालों से कह देना कि अपनी परेशानी यहाँ बताकर मेरे घर का माहौल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी परेशानी है खुद ही निपटो, और वहाँ तेरा भाई तो है, फिर मुझे क्या चिंता है? चुपचाप अपना काम कर, वहाँ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक ने कहा और वहाँ से उठकर अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। वही दृशा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। दृशा समझ चुकी थी यहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप बर्तन उठाए और किचन में चली गई। सारा काम निपटाकर वो बाहर आई जहाँ रमा और दीपक बैठे बातें कर रहे थे। दृशा रमा से बोली, मम्मी जी, कल मैं पापा को देखने घर चली जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, अगर तू चली गई तो घर के काम कौन करेगा? और वैसे भी तेरे जाने से तेरा बाप ठीक तो नहीं हो जाएगा, समझी? रमा ने कहा। तभी ये सुनकर दृशा को गुस्सा आ गया और वो बोली, मैंने आपकी हर बात मानी है मम्मी जी, शादी के 6 महीने हो गए पर आपने मुझे कभी मायके नहीं जाने दिया। पर इस समय मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। और रही बात खाने की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका खाना बनाकर ही जाऊँगी और शाम तक वापस भी आ जाऊँगी। वही बात सुनकर रमा बोली, ठीक है, फिर चली जाना, पर सारा काम करके जाना। इतना बोलकर रमा अपने कमरे में चली गई और दृशा भी दीपक से बिना बोले अपने कमरे में आकर लेट गई। रमा को यही तो चाहिए था कि सारा काम करके जाए। दृशा ने जब बोल दिया तब वो भेजने के लिए राजी हो गई। अगली सुबह दृशा जल्दी उठ गई और घर का सारा काम करके नाश्ता और लंच भी बनाकर रख दिया। उसने दोनों को नाश्ता करवाया और बर्तन साफ करके तैयार हो गई। दीपक ऑफिस चला गया। वही दृशा रमा से बोलकर बस पकड़कर अपने मायके चली गई। दृशा को देखकर सभी बहुत खुश हुए। आखिर इतने दिनों बाद वो उसे देख रहे थे। आज पूरा दिन दृशा वहीं रही और शाम होते होते विकास दृशा को छोड़ने उसके ससुराल चला गया। हालांकि दृशा का मन नहीं था कि उसका भाई उसके ससुराल जाए, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके भाई को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। पर वो सीधे अपने घर कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आखिर विकास दृशा को लेकर उसके ससुराल पहुंच गया। विकास को देखकर रमा और दीपक कोई खास खुश नहीं हुए, जिसका अनुमान विकास को भी हो चुका था। कुछ देर बैठकर विकास अपने मन में काफ़ी सारे सवाल लेकर वापस घर लौट चुका था। पर आज जैसा व्यवहार विकास ने रमा और दीपक का देखा, उससे कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी बहन के लिए चिंता उत्पन्न हो चुकी थी। वो दृशा की शादी के बाद उससे मिलने भी नहीं जा पाया था। वो अपनी नौकरी में इतना बिजी हो चुका था कि उसे समय ही नहीं मिल पाया था। एक बार जाने का सोचा भी, लेकिन तभी मिसेज खन्ना की तबीयत खराब हो गई। जब वो उठी
तब विकास की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो दृशा से मिलने नहीं जा पाया। पर अब उसे पछतावा हो रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में शक बैठ चुका था। उसने इस बारे में दृशा से बात करने की सोची। एक दिन समय निकालकर उसने दृशा से बात करके सब कुछ पूछने की कोशिश भी की, पर दृशा ने सब ठीक है बोलकर बात ही टाल दी, जिस वजह से विकास भी कुछ नहीं बोल पाया। वो बस सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना भगवान से करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इनकी शादी को अब 10 महीने हो चुके थे। इन 10 महीनों में दृशा सिर्फ एक बार ही अपने मायके जा पाई थी, पर दीपक एक बार भी अपने ससुराल नहीं गया था। एक दिन शाम को दीपक ऑफिस से घर आया। उसके आते ही दृशा ने उसे पानी लाकर दिया। दीपक ने पानी पिया और बैठ गया। तभी उसकी मम्मी दीपक से बोली, दीपक, तेरे मामा की तबीयत खराब है, तो एक बार फ़ोन करके बात कर ले और हो सके तो मुझे कल मिलवा ला। कोई बात नहीं माँ, मैं ऑफिस जाते वक्त छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करिए। दीपक ने अपना फ़ोन निकालकर अपने मामा को फ़ोन करते हुए कहा। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने पर दीपक हालचाल पूछने लगा। कुछ देर बात करने के बाद दीपक दृशा को फ़ोन देते हुए बोला, लो मामा का हालचाल पूछ लो, उन्हें अच्छा लगेगा। दृशा उस समय आटा गूंथ रही थी। उसने हैरानी से दीपक को देखा। दीपक ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। दृशा का मन बिल्कुल नहीं था, पर उसने फ़ोन उठाकर हालचाल पूछ लिया। कुछ पल बात करके उसने फ़ोन दीपक को पकड़ा दिया। दृशा को दीपक की कही बात याद आई। जब दृशा ने अपने पापा से बात करने को कहा था, तब दीपक ने साफ मना कर दिया था, और आज दीपक ने अपने मामा से बात करवाने के लिए फ़ोन भी दे दिया। क्या हर फर्ज सिर्फ एक बहू को ही निभाने होते हैं? बेटा क्यों अपने फर्ज नहीं निभा सकता? काम खत्म करके दृशा लेट गई। इन 10 महीनों में वो शांत हो गई थी। उसने हर तरह से कोशिश कर ली थी रिश्ता निभाने की, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो कोशिश कर रही थी, पर एक की कोशिश करने से क्या होता है। एक दिन दृशा सुबह उठी, पर उसके एक हाथ में अचानक से सूजन आ गई। उसका उल्टा हाथ में दर्द भी हो रहा था। उसने दीपक से कहा, दीपक, ये मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पता नहीं सूजन भी आ गई है। दीपक ने उसका हाथ देखा और बोला, शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, तुम दवाई ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। दृशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और फ्रेश होकर काम करने लगी। उसके हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर उसके दर्द की किसे परवाह थी। जैसे तैसे उसने अपना काम खत्म किया और नाश्ता करके दवाई खाकर सो गई। दोपहर में जब वो उठी, तब तक सूजन भी कम हो चुकी थी और दर्द भी कम हो चुका था। अब तो हर तीसरे दिन दृशा के लिए परेशानी शुरू हो गई। कभी हाथ में सूजन आती तो कभी पैर में आ जाती। दृशा जब भी दीपक से बोलती, तब दीपक मजाक में ही टाल देता। अब दृशा ने भी उसे बोलना छोड़ दिया था। जब भी उसके हाथ में सूजन आती, वो दर्द की दवाई खा लेती। अब उसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक रात दोनों ही सो रहे थे। दीपक का शरीर दर्द कर रहा था। उसने रात को दृशा को उठाया और बोला, दृशा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर भी टूट रहा है। दीपक की बात सुनकर दृशा उठकर बैठी और दीपक का माथा छूकर देखा तो इस समय उसका माथा गर्म था। उसने बुखार चेक किया तो 102 डिग्री था। दृशा की नींद तो बुखार देखकर ही उड़ गई। उसने दीपक को दवाई दी और सारी रात वो बैठकर उसके माथे पर पट्टी रखती रही। सुबह जाकर दीपक का बुखार कम हो चुका था। सुबह उठकर दृशा ने रमा को बोलकर डॉक्टर को फ़ोन करवा दिया। डॉक्टर ने आकर दवाई दी और चले गए। आज सारा दिन दीपक ने आराम किया। रात भर जागी दृशा को दिन में नींद आ रही थी, पर वो काम निपटाकर थोड़ी देर सो गई। जब रमा ने उसे सोते देखा तो एक बार फिर से शुरू हो गई, जिससे दृशा की नींद उड़ गई। ऐसे ही दिन निकलने लगे। दृशा को अब ज़्यादा ही दर्द होने लगा था। उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि वो नीचे भी नहीं बैठ पाती थी। जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया, ये दर्द सहते सहते 2 महीने और निकल गए। तब उसने एक बार फिर से दीपक से कहा। दीपक ने जब उसे देखा तब उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जिन्हें उन्हें करवाने को कहा। दृशा का ब्लड सैंपल दे दिया गया। दृशा को एक डर सताने लगा था, पता नहीं उसे कौन सी बीमारी निकलने वाली है। अगले दिन दृशा की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट लेकर दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, फिर दोनों को समझाते हुए बोले, देखिए,
पहली बात तो आपने आने में इतनी देर कर दी है कि आपको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। आपकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर दृशा घबराते हुए बोली, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? कौन सी बीमारी है? डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, देखिए आपको आर्थराइटिस हुआ है और इस समय ये काफ़ी बढ़ चुका है। क्या आपको पहले कभी कुछ महसूस नहीं हुआ था? सर पहले दर्द तो होता था, करीब 2 महीने से हो रहा था, पर हमें लगा कि ये नॉर्मल ही होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। दृशा ने एक नज़र दीपक को देखकर कहा, चलिए जो हुआ उसे हम ठीक नहीं कर सकते, पर हम बीमारी को रोक सकते हैं। आपकी ये मेडिसिन लाइफ टाइम चलेगी, डॉक्टर ने कहा और दवाई लिखकर दे दी। पर डॉक्टर ये बीमारी कैसे होती है? मतलब क्या ये इन्हें पहले से थी? दीपक ने पूछा, जिसे सुनकर दृशा हैरानी से उसे देखने लगी। डॉक्टर दीपक से बोले, देखिए कभी कभी ये बीमारी जेनेटिक होती है। अगर इनके परिवार में अगर इनकी मदर को है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पर डॉक्टर मेरे मायके में ये बीमारी किसी को भी नहीं है, ना तो मेरी मम्मा को है और ना ही मेरे फादर को, दृशा ने कहा। आपको कभी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था? क्योंकि कई केस में पेशेंट को बचपन से ये बीमारी होती है, फिर ठीक भी हो जाती है, पर इसके कुछ सालों बाद ये बीमारी फिर से बाहर निकल आती है, डॉक्टर ने पूछा। नहीं सर, पर मुझे तो बचपन में भी कभी इस तरह की बीमारी नहीं हुई है, बस नॉर्मली बुखार रहा है, दृशा ने क्लियर करते हुए कहा। डॉक्टर ने कुछ और भी बातें उन दोनों को बताई। फिर दृशा दीपक के साथ घर वापस आ गई। इस समय वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि उसे ये बीमारी कैसे लग गई। घर जब दोनों आए तब दीपक ने रमा को भी दृशा की बीमारी के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर रमा शॉक्ड हो गई। पर अभी दीपक और रमा दोनों ही शांत थे और ये शांति आने वाले तूफान से पहले की थी जो दृशा के जीवन में आने वाला था। दृशा तो अपनी बीमारी के बारे में ही सोचने लगी, आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीमारी उसे ही लगनी थी। आज दृशा का मन अपनी माँ के आंचल में छुपकर रोने का हो रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज करके बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। मिसेज खन्ना ने उसकी आवाज़ सुनकर बात पूछी। तब दृशा ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मिसेज खन्ना भी शॉक्ड हो गई, पर फिर भी उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब अगर बीमारी लग गई है तो वो ठीक भी हो जाएगी, सोचना बिल्कुल भी मत। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आज बीमारी हुई है, कल को ठीक हो जाएगी। आज ये परीक्षा की घड़ी है और तुम्हें इसे पास करना ही है। आप शायद ठीक कह रही है मम्मा, दृशा ने कहा। उसे अपनी मम्मी से बात करके हिम्मत मिली थी। उसने फ़ोन रखा और बाहर आ गई। बाहर आकर रमा उससे बोली, कब से है तुझे ये बीमारी? कब से है का क्या मतलब है मम्मी जी? 2 महीने पहले से मुझे दर्द हो रहा था। मैंने इस बारे में दीपक जी को भी बताया था, पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, दृशा ने कहा। झूठ मत बोल, लगा अपने भाई को फ़ोन। तेरे घर वालों ने हमसे छुपाव रखा, झूठ बोलकर शादी की तुमने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तेरे घर वालों ने, दीपक गुस्से में बिफरते हुए बोला। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे घर वालों ने क्या छुपाव रखा? क्या झूठ बोला उन्होंने? दृशा ने हैरानी से पूछा। तुम्हें ये बीमारी पहले से थी और तेरे घर वालों ने सब कुछ छुपा कर रखा, दीपक गुस्से में बोला। ना तो मेरे घर वालों ने कोई छुपाव रखा है और ना ही मुझे ये बीमारी पहले से थी। आप बिना वजह मेरे घर वालों को दोष मत दो, दृशा ने इस बार गुस्से में कहा। तभी रमा बोली, इसलिए मना करती थी, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं तूने भी क्या देखकर पसंद किया इसे। ना तो शक्ल अच्छी थी और ना ही ये खुद अच्छी थी। उस समय मेरी बात नहीं मानी थी ना, तो अब भुगत तू ही, करवाता रहे इलाज इसका। एक तो वह अपनी बीमारी को लेकर परेशान थी और ऊपर से दीपक और रमा का ऐसा व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। कहाँ वो अपनी बीमारी में अपने पति का साथ चाह रही थी, पर वही पति उसे ताने मार रहा था। भले ही दीपक ने उसे डॉक्टर को दिखा दिया था, पर क्या सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना काफ़ी था? बीमारी में अगर पेशेंट को मोरल सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट ना मिले तब पेशेंट ठीक होने की बजाय और बीमार हो जाता है। यही दृशा के साथ हो रहा था। दृशा की बीमारी का पता जब उसके मायके वालों को लगा
तब उसके अगले ही दिन विकास ने अपने जानकारों से अच्छा डॉक्टर के बारे में पता लगाने को कहा। अगले दिन उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, पर उसने उस मीटिंग में अपने दूसरे साथी को भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को साथ लेकर दृशा के ससुराल पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने रमा और दीपक के लिए काफ़ी सारा सामान लिया। आखिर पहली बार उसके ससुराल जा रहे थे। रमा के लिए एक बनारसी साड़ी और दीपक के लिए एक शर्ट लेकर काफ़ी सारी मिठाइयाँ और फल लेकर दोनों ही कुछ घंटे बाद उसके ससुराल पहुंच गए। अपने भाई और भाभी को देखकर दृशा बहुत खुश हुई। उसने उन दोनों को अच्छे से अंदर बिठाया। वो जानती थी कि उसकी सास तो कभी अच्छा बर्ताव करेगी नहीं, इसलिए उसने खुद ही अपने भाई और भाभी का स्वागत किया। अपने भतीजे को प्यार से गोद में उठाया। पहले तो रमा का मुंह बन गया था, पर जब मिठाइयाँ, फल और कपड़े देखे तब उन सब सामान को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई। पर बाहर से ही बोली, इन सब की क्या ज़रूरत थी? अपनी बीमार बहन को देखने आए हो, कौन सा खुशी में आए हो जो इतना सब लाए हो? रमा की ये बात तीनों को बुरी लगी। पर तभी दृशा की भाभी बोली, आंटी जी, हम पहली बार दीदी के ससुराल आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे। अगर खाली हाथ आते तब उन्हें बातें सुनने को मिलती। हाँ, मैं कौन सा बातें सुनाती, पूछ लो इससे। आज तक कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। रमा ने कहा, अरे आंटी जी, आप थोड़ी ना बातें सुनाएंगी। आपके पड़ोस वाले ही आपको बोलेंगे कि बहू के मायके से उसके भाई भाभी आए थे पर कुछ लेकर नहीं आए। अब कम से कम आप आराम से सभी को जवाब दे सकती है ना, दृशा की भाभी ने कहा। जिसे सुनकर रमा भी बोल पड़ी, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। थोड़ी देर बैठकर विकास रमा से बोला, आंटी जी, आप दृशा को हमारे साथ भेज दीजिए। मैंने 3-4 डॉक्टर से बात की है, एक बार इसे वहाँ भी दिखा देते हैं। रमा का मन तो नहीं था भेजने का, पर वो कर भी क्या सकती थी। आखिरकार उसे उनके साथ 1 हफ्ते के लिए भेज दिया। मायके आकर दृशा खुश हो गई थी। आखिर उसके मायके में सभी उसका साथ दे रहे थे। आखिर वो उस घर की बेटी थी तो उसका साथ कैसे ना देते। दृशा की तकलीफ उनकी भी तकलीफ थी। विकास ने दृशा को उन डॉक्टर्स को दिखाया और सबसे सलाह ले ली। सभी ने एक ही बात बोली, दवाई लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी, पर अगर जल्दी स्वस्थ होना है तो टेंशन नहीं लेनी है। दृशा के जाने के बाद रमा को काम करना पड़ रहा था, जिसका गुस्सा वो दृशा और उसके मायके वालों को बुरा भला बोलकर निकाल रही थी। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया, पर इस 1 हफ्ते में दृशा को अपने मायके वालों से बहुत सपोर्ट मिला। जो सपोर्ट उसे अपने पति से मिलना चाहिए था, वो उसे अपने मायके वालों से मिल रहा था। अब उसने सोच लिया था कि वो यूं ही खाली नहीं बैठेगी, अपने दिमाग को काम में लगाएगी ताकि फालतू की बातें ही ना सोचे। 1 हफ्ते बाद विकास उसे उसके ससुराल छोड़ आया। 1-2 दिन तो रमा उसके साथ सही रही, लेकिन अगले दिन से फिर से वही सब होने लगा। अब दृशा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपने मायके से कुछ ड्राइंग शीट, पेंसिल और अपने ज़रूरी सामान लेकर आई थी। अपना सारा काम ख़त्म करके वो जब भी फ्री होती तो वो ड्राइंग पर कोई ना कोई डिज़ाइन करती रहती, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, ना रमा को ना ही दीपक को, क्योंकि उसे समझने वाला कोई वहाँ था ही नहीं। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब दृशा को ज़्यादा दर्द नहीं होता था। दवाई खाती और टाइम से डॉक्टर के पास दिखा आती। अब उसकी बीमारी भी कंट्रोल में थी। जो भी पहले उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचे थे वो रिकवर तो नहीं हो सके थे, पर अब बीमारी आगे नहीं बढ़ रही थी। पर अब दीपक बात बात पर दृशा पर गुस्सा करता रहता। वो उसे और उसके मायके वालों को बातें सुनाता रहता, जिसे सुनकर दृशा को भी गुस्सा आ जाता। भले ही दृशा ठीक हो रही थी, पर उसका रिश्ता बिगड़ रहा था। जब भी दीपक दृशा को उल्टा सीधा बोलता, तब दृशा दूसरे कमरे में चली जाती और वहां बैठकर घंटों रोती रहती। इनकी लड़ाई देखकर रमा दृशा के पीछे बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी थी। उसका कहना था कि अगर बच्चा हो जाएगा तो दीपक भी ठीक हो जाएगा, पर अब दृशा का मन हर चीज़ से हट चुका था। रमा के जोर देने पर दोनों का चेकअप भी करवा लिया था। दोनों की रिपोर्ट्स भी ठीक आई थी। नहीं तो रमा को दृशा पर ही शक हो गया था कि कहीं दृशा में ही कोई कमी ना हो। रिपोर्ट्स देखकर रमा को शांति मिली। ऐसे ही समय बीतने लगा। 1 साल 2 साल करते करते दृशा और दीपक की शादी को 5 साल हो चुके थे।
दृशा की बीमारी अब कंट्रोल में आ चुकी थी, पर दृशा के मन में कहीं ना कहीं दीपक और रमा का व्यवहार ही घूमता रहता था। इन 5 सालों में दीपक और रमा ने दृशा को मेंटली टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमेशा उसके मायके वालों को बातें सुनाते रहते थे। अब तो नौबत ये भी आ गई थी कि दीपक दृशा के साथ मारपीट भी करने लगा था। इन 5 सालों में दृशा ने काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना लिए थे, पर अब वो इनका कर भी क्या सकती थी। उसने सर्च करके अपने कुछ डिज़ाइंस मशहूर कंपनी में भेज दिए। उसे उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार था। एक दिन दृशा किचन में काम कर रही थी। दीपक वहीं किचन में पानी लेने आया। दीपक को आया देखकर दृशा बोली, दीपक, एक गिलास में पानी मेरे लिए भी निकाल दो ना, मेरे हाथ आटे वाले हैं, बहुत प्यास लगी है। दीपक चिढ़ते हुए बोला, तेरा नौकर नहीं लगा हूँ, आटा गूंथने के बाद खुद ले लेना, और वैसे भी तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजा था तेरे साथ जो मैं तुझे पानी दूँ। दृशा को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो उससे बोली, इतना गुस्सा होने की क्या बात हो गई, अगर तुम्हें पानी नहीं देना तो मत दो, साफ मना कर दो, पर इसमें मेरे पापा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत हो गई। दृशा का गुस्से में बोलना सुनकर दीपक को और गुस्सा आ गया और वो गाली देते हुए बोला, तेरे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया, तेरा वो कलवा भाई, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, खुद यहाँ पर आया और खाकर गया। तेरा कलवा भाई, उसे मैं गोली मार दूंगा। अगर तेरा वो भाई मेरे सामने आ गया तो वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। अपने भाई और माँ बाप के लिए इतनी गालियाँ और बुरे शब्द सुनकर दृशा भी गुस्से में चीख पड़ी और वो बोली, तमीज़ से बात करो दीपक, मैं इतने सालों से तुम्हारी हर बातें बर्दाश्त करती आई हूँ, पर अब मैं अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी और गालियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। दृशा की ये बात सुनकर दीपक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अब वो दृशा को मारने लगा और साथ ही साथ दृशा के मायके वालों को गालियां देता गया। दीपक एक बार फिर से गालियां देते हुए बोला, तेरा कलवा भाई, उसने मेरा सारा कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे घर की सुख शांति छीन ली, तेरी बीमारी छिपा कर रखी, तेरा भाई बेऔलाद हो जाए, तेरे भाई को मैं गोली से उड़ा दूंगा, तेरी जैसी लड़की मेरे पल्ले बांध दी, पता नहीं किन किन लोगों से बात करती रहती है। उस दिन दीपक जितना बुरा बोल सकता था उतना बुरा उसने बोला। वही अपने भाई के लिए इतना गलत सुनकर दृशा का दिल भर गया और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने चरित्र पर लगाए इल्जाम का बुरा नहीं लगा, उसकी मारपीट का भी बुरा नहीं लगा, पर अपने माँ बाप और भाई के लिए अपशब्द सुनकर वो बेतहाशा रो पड़ी। यहाँ तक कि आज दीपक ने उसके भतीजे को भी नहीं छोड़ा था। वो तो अभी मासूम था, उसका क्या कसूर था। पर दीपक को गुस्से में ये भी समझ नहीं आया था कि वो क्या बोलकर गया। दीपक तो वहाँ से चला गया, पर पीछे दृशा के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। आज रमा भी अपने पड़ोस में गई थी। कुछ देर बाद जब वो घर आई तब उसकी नज़र दृशा पर पड़ी, जिसके हाथ से खून निकल रहा था। उसे देखकर वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ तुझे, ये खून? दृशा ने उसे देखा, तब तक दीपक भी वहाँ आ चुका था। दृशा उनसे बोली, ये आप अपने बेटे से पूछिए मम्मी जी, आज उन्होंने सारी हद पार कर दी है। इन 5 सालों में मैंने आप दोनों की हर बात मानी, अपनी हर छोटी से छोटी इच्छाओं को दबा दिया। मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन आपने मना किया, तब भी मैंने खुशी खुशी मान लिया। इन 5 सालों में मैंने आप दोनों का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद आपका बेटा चाहता ही नहीं है कि कुछ भी ठीक हो। आज इन्होंने मेरे मायके वालों को गालियाँ दी, उन्हें बुरा भला बोला। मेरे पिता समान भाई को इन्होंने बेऔलाद होने की बात कही, मैं वो बर्दाश्त कर लूँ। इन्होंने मुझे मारा, मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ, लेकिन जो इन्होंने मेरे घर वालों के लिए बोला, मेरे भाई को बद्दुआ दी, उसके लिए मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ये रिश्ते की, मगर कोशिश एक तरफ से करने से नहीं होती जब तक दोनों तरफ से कोई साथ ना दे। पर अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी किसी भी इच्छा को नहीं दबाऊंगी। मैं आपका ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ना तो आज के बाद मेरा आपके बेटे से कोई रिश्ता है और ना ही उनका मेरे साथ। तलाक के पेपर में भेज दूंगी, साइन कर देना। इतना बोलकर दृशा ने अपने आंसू पोंछे और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। वही रमा बोली, ऐसा मत कर, आपस में बात सुलझा लो, गुस्से में बोल दिया उसने। दृशा बोली, गुस्से में बोल दिया
गुस्सा तो मुझे भी आया था, लेकिन मैंने तो कभी अपनी हद पार नहीं करी। मैंने कभी आपके लिए कुछ गलत नहीं बोला, तो इनको किसने हक दिया मेरे घर वालों के लिए बोलने के लिए? मैंने अपने मायके वालों के लिए गलत बोलने का हक खुद को भी नहीं दिया, तो आप और ये कौन है? तभी बोल रही थी कि एक बच्चा कर लो तो कम से कम तुम दोनों के झगड़े खत्म हो जाए, रमा ने कहा। दृशा फीका मुस्कुरा दी और बोली, बच्चे, आपका ये बेटा इस लायक है कि बच्चे पाल सके। आज ही मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, कल को बच्चे पर भी हाथ उठाएंगे, और बच्चे बड़ों को देखकर ही सब सीखते हैं। एक बेटी पैदा करके मुझे उसकी किस्मत अपनी तरह नहीं बनानी, और ना ही बेटा पैदा करके आपके बेटे की तरह बनाना है। आप मुझे माफ़ कीजिए मम्मी जी, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है कि मैं और भी कुछ बर्दाश्त कर सकूं। हमारा अलग होना ही सही है, दृशा ने कहा और सामान लेकर अपने घर के लिए चली गई। रमा और दीपक ने उसे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन इस बार दृशा का फैसला अटल था। जब वो घर पहुंची तब उसकी हालत देखकर मायके वाले भी परेशान हो गए। दृशा ने अब जाकर अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर विकास को गुस्सा आ गया, पर मिस्टर खन्ना ने उसे शांत करवाया। 2-3 दिन तक दृशा ठीक हो गई थी, पर मन के घाव उसके ठीक नहीं हुए थे। पर उसने अब अटल फैसला ले लिया था, वो था तलाक का। घर वालों ने उसे समझाया भी, पर इस बार दृशा ने कह दिया था, जिस घर में उसके माँ बाप और भाई भाभी के लिए अपशब्द बोले गए हो, अब वो उस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। आज इसलिए ही सभी कोर्ट की दहलीज पर खड़े थे। आज सभी कोर्ट में आमने सामने बैठे थे। इनका ये केस फास्ट ट्रैक में चलवाया गया। आज कोर्ट की सुनवाई की फाइनल डेट थी। जज ने एक बार फिर से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, शादी एक अटूट बंधन होता है, फिर आप दोनों उस बंधन को क्यों नहीं निभाना चाह रहे हैं? जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें आपस में सुलझा लो। इतनी आसानी से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, पर रिश्ते निभाने के लिए विश्वास भी होना जरूरी होता है। क्या कोशिश सिर्फ एक तरफ से होनी चाहिए? जब तक कोशिश दोनों तरफ से ना हो तब तक कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता, दृशा ने कहा। देखिए, आपकी बात सही है, पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेना सही नहीं है, जज ने एक बार फिर से कहा। तभी दीपक बोला, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, आप हमारा तलाक करवा दीजिए। जज ने दृशा की तरफ देखकर कहा, कम से कम एक कोशिश और कर सकती है ना? दृशा उनकी तरफ देखकर बोली, एक कोशिश? और कितनी कोशिश करूं मैं? 5 सालों में कोशिश कर रही हूं, पर इसका क्या नतीजा निकला? शादी से पहले कहा कि मैं नौकरी कर सकती हूं, लेकिन शादी के बाद जब मैंने नौकरी करने की बात की तब साफ मना कर दिया। घर कौन देखेगा? मैंने ये भी मान लिया। इन 5 सालों में मैंने इस घर को अपनाने के लिए अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। बदले में मैंने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ प्यार के 2 मीठे बोल सुनने के लिए, पर मेरी किस्मत में ये भी नसीब नहीं हुआ। शादी के अगले दिन मैंने अपने 7 वचनों को निभाने की कोशिश की। अपनी सास को माँ का दर्जा दिया, पर उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने शादी के इन 7 वचनों में से एक भी निभाया? नहीं निभाया। शादी का एक वचन ये भी होता है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। पर क्या इन्होंने इस वचन को निभाया? इन्होंने मेरे माता पिता को सम्मान दिया? पूछिए इनसे कि आज तक कभी मैंने इनसे कहा कि ये आपकी माँ है, या कभी कोई ऐसा दिन आया जब मैंने इनकी माँ का अपमान किया हो? सभी ने दीपक की तरफ देखा तो दीपक ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी दृशा फिर से बोली, शादी के बाद एक लड़की से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने ससुराल के सारे रिश्ते निभाए, फिर चाहे वो मामा मामी, मौसी मौसा, ताया ताई, चाचा चाची, चाहे और भले ही वो रिश्ते कितनी ही दूर के क्यों ना हो, वो सारे रिश्ते निभाए। पर बदले में एक लड़की क्या चाहती है? सिर्फ यही कि उसके मायके के सारे रिश्ते ना सही, पर कम से कम माता पिता, भाई बहन से ही रिश्ते निभाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं, पर नहीं, इन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। सामने भले ही पैर छू लिए, पर पीठ पीछे उन्हें गालियां दे। क्या ये सही है? मेरे बड़े भाई, जिन्हें पिता की तरह ही दर्जा दिया है, उनके बारे में अब शब्द सुनकर कौन सी बहन होगी जो ये बर्दाश्त करेगी? क्या हर रिश्ता
एक लड़की को ही निभाना होता है, लड़के को नहीं। आखिर क्यों सभी को ये लगता है कि ये एक लड़की है, इसे ही सब कुछ सहना है। सारी कोशिश भी लड़की को ही करनी होगी। एक बात बिल्कुल सही है, जिस आदमी की गालियों में माँ बहन का जिक्र होता है वो कभी औरतों का सम्मान कर ही नहीं सकता। इस समय सभी की आंखें भर आई थी। दृशा ने खुद को कंट्रोल किया और बोली, शादी का एक वचन ये भी होता है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान ना करें। पर मेरा तो इन्होंने हर बार अपमान किया है, मैंने तो वो भी चुपचाप सुन लिया। इन 5 सालों में मुझे अगर कुछ मिला है तो वो एक सीख मिली है। अपने पैदा होने पर अफसोस हुआ है मुझे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि किसी भी माता पिता को मेरी जैसी संतान ना मिले और किसी भी लड़की को मेरे जैसा ससुराल ना मिले। तभी दीपक की तरफ का वकील बोला, लेकिन आपके घर वालों ने आपकी बीमारी का छुपाव रखा। मुझे एक बात बताइए, कौन सा इंसान चाहेगा कि वो बीमार रहे? अगर मुझे बीमारी पहले से होती तो ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाएंगे, और कौन से माता पिता होंगे जो अपनी बेटी के ससुराल वालों से बात सुनना चाहेंगे, या फिर वो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी ससुराल में दुखी रहे। और अगर मुझे बीमारी लग गई तो इसमें मेरी क्या गलती हुई? मेरी बीमारी में मेरा साथ देने की बजाय मुझे बातें सुनाई गई। क्या ये मेरी गलती हुई? जो इंसान मेरी बीमारी में मेरा साथ नहीं दे सकता, मुझे उस इंसान से कोई उम्मीद नहीं है कि वो आगे जीवन में मेरा साथ दे सकता है। कुछ पल तक सब खामोश हो चुका था। दृशा अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर रोंदे गले से बोली, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। अगर अगला जन्म भी होता है तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मायके में आप ही मेरे माता पिता मिले, मेरा विकास भाई ही मेरा भाई बने और दी ही मेरी बड़ी बहन बने। पर भगवान से ये विनती है कि दोबारा मुझे ऐसी किस्मत ना मिले जिसमें मेरी वजह से मेरे माता पिता को दुख मिले। इतना बोलकर दृशा चुप हो गई। वही मिसेज खन्ना और मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू बहने लगे। दृशा की बात सुनकर वकील भी चुप हो गया। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आखिरकार उनके तलाक को मंजूरी मिल गई। तभी दृशा उनसे बोली, मुझे इनसे बदले में किसी भी तरह की एलिमनी नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपना भरण पोषण खुद से कर सकती हूँ। कुछ पल बाद उस कोर्ट में एकदम शांति थी। दीपक दृशा का तलाक हो चुका था। दीपक रमा के साथ अपने घर आ चुका था। दृशा अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। वो किसी के भी सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ देर बाद खन्ना परिवार अपने घर पहुंच गया। अभी वो बस गाड़ी से निकले ही थे कि तभी एक पड़ोसी उनके पास आकर बोली, अरे बहन जी, ये तो बहुत बुरा हुआ दृशा बिटिया के साथ। अभी उसकी उम्र ही क्या है, कैसे काटेगी वो अपनी ज़िंदगी? और आप लोग भी तो बूढ़े हो चुके हो, अब एक तलाकशुदा बेटी को कब तक रखोगे? उनकी बात सुनकर सभी को गुस्सा आया। तभी मिसेज खन्ना बोली, ऐसा है बहन जी, एक मरी हुई बेटी से ज़्यादा अच्छी एक तलाकशुदा बेटी होती है। कम से कम वो हमारे साथ तो है और हमने अपने बच्चों को हर मुसीबत से लड़ना सिखाया है, तो ये मुसीबत से भी वो लड़ लेगी। वो लेडी एक बार फिर कुछ बोलने को ही तभी मिस्टर खन्ना अपनी कड़क आवाज़ में बोले, ये हमारी बेटी है और हर मुसीबत से लड़ना जानती है। आज उसके लिए मुश्किल घड़ी है पर उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आप सभी भी देखेंगे, हमारे बच्चे हमारा गुरूर है और हम अपने गुरूर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। आप जा सकती है, हम सभी थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। मिस्टर खन्ना इतना बोलकर अंदर चले गए। वो लेडी अपना सा मुंह लेकर चली गई। सभी बैठे हुए दृशा को समझा रहे थे, उसे हिम्मत बंधा रहे थे। तभी दृशा का फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन उठाया और बात करने लगी। बात करके उसने फ़ोन रखा और सभी की तरफ देखकर बोली, एसआर कंपनी की तरफ से कॉल था। उन्हें मेरे डिज़ाइंस पसंद आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। अरे वाह, ये तो फैशन डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, विकास ने खुश होते हुए कहा। हाँ, इस कंपनी के डिज़ाइंस तो इंडिया ही नहीं विदेशों में भी फेमस है दीदी, दृशा की भाभी ने भी खुश होकर कहा। आज जहाँ दृशा और दीपक का तलाक हुआ था, आखिर दृशा
अपने ससुराल रूपी पिंजरे से आज़ाद हो गई थी। वही दृशा की जॉब भी लग गई थी, जिस दृशा को उसके ससुराल वालों ने कुछ नहीं समझा था। आज उसके टैलेंट को एक मशहूर कंपनी ने परख लिया था। उसके बाद दृशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके घर वालों ने उसे दूसरी शादी करने को भी कहा, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अगर शादी का सुख मिलना होता तो वो पहली शादी में ही मिल जाता। मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि पहली शादी के एक्सपीरियंस से ही मेरा शादी से मन हट चुका है। दृशा ने अपनी बीती जिंदगी से एक सबक लिया और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। दृशा के घर वालों ने उसका बहुत साथ दिया। हर माता पिता को अपनी बेटी का इसी तरह साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।